हेलो साथियों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे अपन माइनर टेस्ट 3 के सॉल्यूशन के बारे में साथियों। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल आ जाता है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरी नगरीय संकुल कितने थे? तो इसका सही आंसर आता है साथियों 5 थे। और 5 कौन कौन से थे? पहले नंबर पर आता है कोटा। कोटा का अगर परसेंटेज बात करें तो 60 पॉइंट कितना जाता है 31%। और दूसरे नंबर पर बात करें तो नाम आता है जयपुर का। ठीक है, जयपुर के बाद में आ जाता है किसका? अजमेर का। अजमेर के बाद में बात करें तो कौन सा जाता है? जोधपुर का। किसका जाता है? जोधपुर का। और बाद में जाता है बीकानेर। ये 5 नगरीय निकाय थे। इनके परसेंटेजों के बारे में बात करें ना साथियों, तो सर्वाधिक आपको कोटा में देखने को मिलेगा। सेकंड बात करें तो किसका जाता है? 52.40% जयपुर का जाता है। फिर अजमेर का जाता है 40.08%। ठीक है, फिर जोधपुर के बारे में बात करें तो जोधपुर का जाता है 34.30%। और फिर बीकानेर का बात करें तो 33.86 आता है। 33.86 आता है। तो अपना ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित में से सर्वाधिक शिशु 0 से 6 लिंगानुपात किस जिले में है? तो याद रखना, इसका जो सही आंसर रहेगा ना साथियों, वो रहेगा बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में कितना बताना है आपको? तो 934 बताना है। ठीक है, अब ये तो सर्वाधिक पूछ लिया। अगर सबसे कम बात करें तो सबसे कम कौन सा जाता है? अपना झुंझुनू जिला जाता है। कौन सा जाता है? झुंझुनू जिला जाता है। और झुंझुनू में कितना बताना है आपको, ये भी याद रख सकते हो। तो झुंझुनू में जाता है 837। कितना आ जाता है? इसका साथ में बात करें तो इसका एक और पड़ोसी जिला है जिसका नाम आ जाता है सीकर। सीकर में बात करें तो 848 आ जाता है। अगर ऑल ओवर के बारे में बात करें राजस्थान के अंदर से 0 से 6 वर्ष तक के जो लिंगानुपात है वो आपको याद रखना है 888। कितना याद रखना है? 808 से याद रखना है। 2001 की जब जनगणना थी तो ये कितना था साथियों? ये 900 कितना था? 909 था। ये 2001 की थी। और ये वर्तमान का डाटा है जो 2011 की जनगणना हुई थी ना, उसका डाटा। और आपसे ये भी पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है कि ग्रामीण शिशु लिंगानुपात पूछ सकता है। तो ग्रामीण का बात करें तो कितना बताना है? ग्रामीण के बारे में बात करें तो साथियों ग्रामीण के बारे में बताना है आपको 892। ठीक है, और शहरी पूछ ले तो कितना बताना है? शहरी के बारे में बात करें ना साथियों तो शहरी का बताना है 874। और जब ये पूछ ले आपसे कि शहरी शिशु लिंगानुपात के अंदर से जो सर्वाधिक है वो कौन सा है? नागौर है। कौन सा आ जाता है साथियों? नागौर आ जाता है। और नागौर के बारे में बात करें तो नागौर का कितना बताना है? 907 आपको याद रखना है। न्यूनतम के बारे में बात करें तो न्यूनतम आ जाता है, ये धौलपुर आता है। कौन सा आता है? धौलपुर आ जाता है। और धौलपुर का कितना बताना है साथियों? 841 बताना है। तो अपना ऑप्शन नंबर था कौन सा था? ये बांसवाड़ा सही रहेगा। जितनी भी लिंगानुपात से रिलेटेड चीज़ें थी वो मैंने यहाँ पर डिस्कस की। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, निम्नलिखित में से किन जिलों को समूह की उनकी औसत वार्षिक वर्षा के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है? तो इसका आंसर बात करें तो बीकानेर आ जाता है। और बीकानेर के बाद में सिरोही, और सिरोही के बाद में टोंक आता है। ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, नेक्स्ट आ जाता है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसके बारे में बात की गई है। सी डब्ल्यू जी के बारे में अपन बात करें तो CWG का नाम होता है उप आर्द्र जलवायु प्रदेश, इसको कहा जाता है। इसके अंदर से अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, जयपुर, दौसा, टोंक, बूंदी, भीलवाड़ा, अजमेर, राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा और बारां क्षेत्रों को शामिल किया जाता है। और इस क्षेत्र का जो प्रतिनिधित्व जो जिला है वो टोंक का जाता है। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर सही है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा बात करें BWHW के बारे में। BWHW को कहा जाता है उष्ण कटिबंधीय शुष्क। अपन क्या कह सकते हैं इसको? उष्ण कटिबंधीय लिख सकते हो आप यहाँ पर साथियों। उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेश कहा जाता है। उष्ण कटिबंधीय शुष्क अपन बोल सकते हैं इसको, शुष्क जलवायु प्रदेश। ठीक है, और जो BWHW के अंदर से जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू जिले आते हैं।
ठीक है। और इसका जो प्रतिनिधित्व जो जिला है वो बीकानेर होता है। नेक्स्ट आता है BSHW। कौन सा? BSHW, जिसको कहा जाता है अर्ध शुष्क या फिर स्टेपी जलवायु प्रदेश कहा जाता है। आप इसको एस से याद रख सकते हो, जिसके अंदर से जो दक्षिणी जैसलमेर हो गया, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली, जोधपुर, नागौर, सिक्कर, चूरू, झुंझुनू ये ज़िले शामिल होते हैं। चित्तौड़गढ़ जिला शामिल नहीं होता है। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर गलत आ जाती है। नेक्स्ट बात करें AW के बारे में। AW को कहा जाता है उष्ण कटिबंधीय उपाद्र जलवायु प्रदेश। ठीक है, जिसके अंदर से डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, दक्षिणी उदयपुर, दक्षिणी चित्तौड़गढ़, झालावाड़, दक्षिणी बारां और साथ में ही इसका जो प्रतिनिधित्व जिला है वो बांसवाड़ा शामिल होता है। तो ये चित्तौड़गढ़ है, ये AW में शामिल होगा, न कि BSHW के अंदर से। तो अपना ऑप्शन नंबर कौन सा गलत है इसमें से? ये रहेगा साथियों थर्ड वाला। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है साथियों? लूणी बेसिन बात करें तो आ जाता है नेहड़, कोई दिक्कत नहीं है। नागौरी उच्च भूमियाँ, यहाँ पर नागौरी उच्च भूमियाँ को कहा जाता है, ये आ जाता है मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ शामिल होगी यहाँ पर। कौन सा आती है? यहाँ पर लिख सकते हो मेरवाड़ा, मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ। ठीक है, तो ये जो डोरा पर्वत है ना, ये नहीं है। डोरा पर्वत कहाँ पर है? जालौर में है। कहाँ है साथियों? जालौर में आपको देखने को मिलेगा। शेखावटी प्रदेश में जोहड़ कहा जाता है। और दूसरा बात करें घग्गर का मैदान, उसको नाली कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर अपना सेकंड इसमें सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन दक्षिणी अरावली के शिखर हैं। अब जो अरावली पर्वतमाला है इसको 3 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन सा? उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। अब सबसे पहले बात करें भानगढ़, तो भानगढ़ कहाँ पड़ता है? ये अलवर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? अलवर में पड़ता है साथियों। ये उत्तरी अरावली का भाग है। किसका भाग है? उत्तरी अरावली का भाग आ जाता है। जो भानगढ़ चोटी है इसकी जो ऊंचाई है ना साथियों वो 649 मीटर आपको देखने को मिलेगी। नागपाड़ के बारे में बात करें तो ये अजमेर में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? अजमेर में। और अजमेर है वो उत्तरी जो अरावली है इस अरावली का मध्य अरावली का भाग है। कहाँ जाता है? मध्य अरावली। ठीक है, इसकी ऊंचाई के बारे में बात करें तो आ जाता है 795 मीटर। नेक्स्ट बात करें तो ये नागपानी, नागपानी कहाँ पर है? ये उदयपुर में है साथियों। कहाँ पर है? उदयपुर में है। और लीलागढ़ है, ये भी उदयपुर में आपको देखने को मिलेगा। अब जैसे अपन बात करें नागपानी की जो है ऊंचाई है वो 867 मीटर है। कितनी है? 867 मीटर है। लीलागढ़ की जो ऊंचाई है वो 874 है। अब एक मैप से बात करें तो जो अरावली पर्वतमाला है वो आपकी इस प्रकार से गुजरती है। ये उत्तरी हिस्सा, ये दक्षिणी हिस्सा, ये पूर्वी हिस्सा, ये पश्चिमी हिस्सा। इसको कहा जाता है कौन सा? दक्षिणी हिस्सा। ये वाला जाता है मध्य हिस्सा और ये वाला जाता है उत्तरी हिस्सा। इस प्रकार से। और जो तानपुरे की आकृति के आकार की है जो अरावली वो यहाँ से गुजरती है। तो उदयपुर वाला जो क्षेत्र है वो इस प्रकार इधर आपको देखने को मिल जाता है। तो ये कौन सा जाता है? दक्षिणी अरावली के भाग आ जाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ये और ये आपके दोनों सही रहेंगे। तो इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए और सी रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं जनजातीय संस्कृति में हरी भावरी। कौन सा पूछा गया है? हरी भावरी क्या है? हरी भावरी बात करें ना साथियों तो यह जाता है सामूहिक कृषि का प्रकार इसको कहा जाता है। और ये जो कृषि है ये गरासियों के द्वारा की जाती है। कहाँ से? गरासियों के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं विवाह की प्रथा हाथी वेड़ो। हाथी वेड़ो किस जनजाति में प्रचलित है? तो साथियों ये याद रखना ये भील जनजाति में फेमस है। थोड़ा सा अपन देख लेते हैं कथोड़ी। कथोड़ी क्या करती है? खेर से खत्ता बनाती है। बहुत बार पूछा गया है। खेर के पेड़ से कत्था बनाती है। ठीक है, और जो कंजर के बारे में बात करें ना साथियों इसका जो मुखिया होता है उसको पटेल कहा जाता है। क्या कहते हैं? उसको पटेल कहा जाता है। और बात करें जो सहरिया जनजाति है ये बारां जिले के किशनगंज और शाहबाद तहसील में निवास करती है। ठीक है, जो गरासिया है ना ये अलग करती है। और ये एक और याद रखना जो सहरिया जनजाति है ना साथियों वो निवास करती है किशनगंज और शाहबाद तहसील के अंदर से। जो गरासिया जनजाति है वो सिरोही के आबू रोड पिंडवाड़ा तहसील में निवास करती है। ये थोड़ा सा याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं निम्न में से कथोड़ी जनजाति का निवास मुख्यतः केंद्रित है। तो जो कथोड़ी जनजाति है ना साथियों ये उदयपुर में ज़्यादा देखने को मिलती है। तो उदयपुर वाले क्षेत्रों में बात करें तो कोटड़ा, झाड़ोल और जो सराड़ा हैं वो ही आते हैं यहाँ पर।
नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, राजस्थान में अभयारण्य और उनके संरक्षित प्रमुख जीवों को सही सम्मिलित करना है अपने को। ताल छापर, और ताल छापर कहाँ पर है? चूरू में है साथियों, ठीक है। और ताल छापर के लिए काले हिरण है वो ज़्यादा फेमस माने जाते हैं। एक और अपन बात करें तो जो कुरजा पक्षी है ना, वो भी जहाँ पाया जाता है, कुरजा पक्षी। दूसरा बात करें रामगढ़ विषधारी, जो रामगढ़ विषधारी है ना, ये बूंदी में आपको देखने को मिलेगा ये अभ्यारण्य। और इसके अंदर से सांप मिलते हैं। सांप के साथ में बात करें जो बाघ होता है ना, वो बाघ का बच्चा भी देखने को मिलेगा। और साथ में बात करें जो रींछ होते हैं वो भी यहाँ पर पाए जाते हैं। दर्रा की तरफ अपन चलते हैं तो दर्रा अभ्यारण्य है ये कोटा झालावाड़ का संयुक्त है। कौन सा जाता है? कोटा व झालावाड़ का, ठीक है, झालावाड़ का। इसके अंदर से ये गागरोनी तोते मिलते हैं, याद रखना। यहाँ पर धोकड़ा वन भी पाए जाते हैं। कौन से? धोकड़ा वन, ठीक है। अब चलते हैं कुंभलगढ़। तो कुंभलगढ़ कहाँ पर आ जाता है साथियों? यहाँ पर भेड़िए फेमस माने जाते हैं। और साथ ही भेड़ियों के साथ में बात करें तो भालू भी लिख सकते हो, पूछ सकता है आपसे। भालू के बाद में चिंकारा, चिंकारा के बाद में नीलगाय, नीलगाय हमारी तरफ तो इसको रोज बोलते हैं। और ये जो कुंभलगढ़ है ना साथियों, ये 3 जिलों की है, जिसमें से राजसमंद आ जाता है। राजसमंद के बाद में बात करें तो पाली आ जाता है। और पाली के बाद में बात करें तो साथियों कौन सा जाता है? उदयपुर आ जाता है। इन जिलों में इसका विस्तार आपको देखने को मिल जाता है। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, उस पहले वाले को मिलाकर दिया गया है। देखो, एक में आ जाता है तीसरा, बी में आ जाता है दूसरा, बी में पहला आ जाता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर पहला आपका सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कि महासीसर, महासीसर सॉरी महासीर कंजर्वेशन रिजर्व स्थित है। तो ये कहाँ पर है? ये बड़ी तालाब उदयपुर में आ जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान की दी महालक्ष्मी मिल्स और शार्दुल टेक्सटाइल मिल्स क्रम से स्थित है। तो देखो साथियों, ये कहाँ कहाँ पर आ जाती हैं? ये जो दी महालक्ष्मी मिल्स है ना, ये तो है ब्यावर में। कहाँ पर आ जाती है? पहले ब्यावर, पहले ये अजमेर में हुआ करती थी, अभी वर्तमान में कहाँ पर है? ब्यावर जिले के अंदर से आ जाती है। दूसरा बात करें तो दूसरा पूछा गया कि शार्दुल टेक्सटाइल मिल्स, ये कहाँ पर है? ये बात करें ना साथियों तो एक श्री गंगानगर में जाती है। कहाँ पर आती है? श्री गंगानगर के अंदर से। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 आपका सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित व्यक्तियों पर विचार करना है। पहला दिया गया कि इस नदी का उद्गम थानागाजी की पहाड़ियों से होता है। ठीक बात है भाई। दूसरा बात करें, इस नदी को लसावरी और वराह के उपनामों से जाना जाता है। ये बात भी सही है। ये नदी आ जाती है रूपारेल नदी। रूपारेल नदी है ये थानागाजी अलवर के पास से निकलती है। कहाँ से निकलती है? अलवर के पास से निकलती है। और इसका जो पानी है ना, वो भरतपुर तक जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, कौन सी सही सम्मिलित नहीं है? तो कौन सी नहीं है? सोम और मेसवा है ना, ये सम्मिलित नहीं है साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? पहला बात करते हैं मनसा पूर्णा करणी माता मंदिर रोपवे उदयपुर, ये ठीक बात आ जाती है। दूसरा बात करें बालाजी रोपवे जो सामोद के अंदर से जयपुर में, ठीक है। तीसरा जाता है सावित्री माता मंदिर रोपवे, ये सिरोही में इसने लिख रखा है, सिरोही में नहीं है साथियों, ये पुष्कर में है। कहाँ है? पुष्कर में। और पुष्कर अजमेर के अंदर। और नेक्स्ट आ जाता है सुंदा माता रोपवे, ये जालौर में आ जाता है, ठीक है। अब देखते हैं, देखो जो मनसा पूर्णा करणी माता रोपवे है ना, ये उदयपुर में है, याद रखना। और इसकी जो है लंबाई है 887 मीटर आपको देखने को मिलेगी। बालाजी रोपवे के बारे में बात करें तो 400 मीटर आपको देखने को मिलेगी। सावित्री माता मंदिर रोपवे है जो पुष्कर के अंदर है ना साथियों, ये आ जाता है 700 मीटर। कितना जाता है? 700 मीटर। नेक्स्ट बात करें, सुंदा माता मंदिर रोपवे है, ये जालोर में है, ये 800 मीटर है। कौन सा जाता है? 800 मीटर आ जाता है। ये राजस्थान का प्रथम है, राजस्थान का प्रथम आ जाता है, ठीक है। एक और लिख सकते हो, एक और है राजस्थान के अंदर से जिसका नाम आ जाता है खोले का हनुमान जी, खोले के हनुमान मंदिर रोपवे है साथियों, ये 436 में है। और ये 436 कहाँ पर है? जयपुर में आपको देखने को मिलेगा। एक प्रस्तावित और है, उसके बारे में हम लिख सकते हैं प्रस्तावित। प्रस्तावित वाला कहाँ पर है? तो याद रखना नीमच माता, नीमच माता रोपवे, नीमच माता रोपवे है, ये साथियों उदयपुर में है। ये प्रस्तावित बताया जा रहा है। इसकी जो लंबाई है वो 430 मीटर है। उम्मीद करता हूँ कि सारे रोपवे आपको याद होंगे।
तो इस क्वेश्चन के अनुसार अपना जो आंसर है वो कौन सा जाता है, थर्ड वाला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट आता है कि अथुर्ना पर्यटन क्षेत्र निम्न में से किस पर्यटन सर्किट के अंतर्गत आता है। तो साथियों किस में आता है, ये वागड़ सर्किट के अंदर से आता है। कौन से में आएगा, वागड़ में। अब देखते हैं अपन, देखो करसना सर्किट के अंदर से, तो करसना सर्किट है, इसके अंदर से नाथ द्वारा राजसमंद, गलता जी, गोविंद देव जी वाला जो जयपुर में है वो आ गया, खाटू श्याम जी सीकर वाले क्षेत्रों को शामिल किया गया है। दूसरा बात करते हैं मेवात, ब्रज मेवात सर्किट। ब्रज मेवात सर्किट के अंदर से अलवर, सरिस्का और साथ में ही भरतपुर और सवाई माधोपुर वाला क्षेत्र शामिल किया जाता है। शेखावटी सर्किट के बारे में बात करें तो सीकर, झुंझुनू और दूसरा बात करें तो एक और आ जाता है मंडावा, इन क्षेत्रों को शामिल किया गया है। अपना जो राइट आंसर रहेगा ना साथियों, ये वागड़ सर्किट रहेगा। वागड़ सर्किट के अंदर से बात करें तो इसके अंदर से डूंगरपुर बांसवाड़ा वाले क्षेत्र के अंदर से क्या आता है कि टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इसको बनाया गया है, जिसमें से मानगढ़, देव सोमनाथ आ जाता है, बेनेश्वर, गलियाकोट और साथ ही बात करें तो अथुर्ना, त्रिपुर सुंदरी, कड़ाना, माही बजाज सागर, कागदी पिकअप और घोटियांबा जो पर्यटन क्षेत्र है उनको शामिल किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। पहला कथन दिया गया कि राजस्थान पर्यटन की टैगलाइन है राजस्थान भारत का अतुल्य राज्य है, ठीक बात है। दूसरा बात करें तो राजस्थान पर्यटन का जो स्लोगन है वो पधारो हमारे देश, ये बात भी ठीक है। दूसरा बात करें तो राजस्थान पर्यटन विभाग की स्थापना 1950 में की गई थी, ये बात यहाँ पर गलत है, क्योंकि 1950 में नहीं 1956 में की गई थी। कब की गई थी, 1956 के अंदर। और बात करें तो एक चीज़ और याद रखना, नाम आ जाता है आरटीडीसी। किसका नाम याद रखना है, आरटीडीसी। आरटीडीसी बोले तो राजस्थान पर्यटन विकास निगम कहा जाता है। इसकी जो स्थापना होती है ये 1978 में होती है साथियों। ये काम कब करने स्टार्ट होता है तो 1 अप्रैल से 1 अप्रैल 1989 को ये काम करना स्टार्ट करता है। इसका जो हेडक्वार्टर है ना साथियों, ये जयपुर में है, जयपुर में। दूसरा बात करें तो राजस्थान पर्यटन के लोगों में स्लोगन और टैगलाइन के साथ में प्रतीकात्मक पशु ऊंट को दर्शाया गया है, ये बात भी आपकी सही रहेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है अपना, ये थर्ड वाला गलत है, क्योंकि 1956 के अंदर से राजस्थान पर्यटन विभाग की स्थापना की जाती है, न कि 1950 में। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में राजस्थान का देश में प्रथम स्थान नहीं है। तो किस में नहीं है साथियों, ये ज्वार में नहीं है। ज्वार के अंदर से जो पहला स्थान है वो महाराष्ट्र का है। किसका स्थान है, महाराष्ट्र का। और राजस्थान के बारे में बात करें तो राजस्थान का कौन सा है, चौथा नंबर है। कौन सा जाता है, चौथा नंबर आ जाता है। यही क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि माही सुगंधा और माही धवल किसमें किसकी हैं। तो साथ सीधी सी बात करें तो माही सुगंधा है ना साथियों, ये आ जाता है चावल की है। किसकी है, चावल की है। और माही धवल के बारे में बात करें तो ये मक्का की है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा अपना, पहला सही रहेगा। नेक्स्ट आ जाता है कि निम्नलिखित में से किस कृषि जलवायु प्रदेश को अंतःस्थलीय जलोत्सर्जन क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो किसको जाना जाता है साथियों, ये जाना जाता है सेकंड ए को। बात करें सेकंड ए के बारे में तो सेकंड ए है ना साथियों, इसमें से नागौर, सीकर, झुंझुनू, चूरू, डीडवाना, कुचामन वाले क्षेत्र या फिर जिले हैं वो शामिल किए जाते हैं। इसका जो क्षेत्रफल बात करें तो 3.69 बताया जाता है। वर्षा बात करें तो साथियों इसके अंदर से 30 से 50 सेंटीमीटर वर्षा आपको देखने को मिल जाती है। इस क्षेत्र के अंदर से जो मृदा मिलेगी ना वो मिलेगी रेतीय, चूनायुक्त और लाल मृदा पाई जाती है। फसलों के बारे में बात करें तो बाजरा, ग्वार, दलहन, सरसों और चना ज़्यादा देखने को मिल जाती है। फिर अपन बात करते हैं सेकंड फर्स्ट बी के बारे में। फर्स्ट बी है, इसको क्या कहा जाता है, उत्तर पश्चिमी सिंचित मैदान कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, उत्तर पश्चिमी सिंचित मैदान कहा जाता है। सिंचित मैदान कहा जाता है फर्स्ट बी के बारे में। इसके अंदर से 2 ही जिले शामिल होते हैं साथियों, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ होता है। वर्षा के बारे में बात करें ना साथियों, इसमें 10 से 35 सेंटीमीटर वर्षा देखने को मिलती है। और यहाँ पर जो मृदा है वो जलोढ़ प्रकार की मृदा पाई जाती है। फसलों के बारे में बात करें तो कपास, गंवार, गेहूँ, सरसों, चना ज़्यादा फेमस माने जाते हैं। दूसरा बात करते हैं अपना, दूसरा नाम आ जाता है सेकंड बी। सेकंड बी को अपन क्या कहेंगे, सेकंड बी को कहेंगे अपन लूणी नदी का अंतर्वर्ती मैदान कहा जाता है। क्या कहेंगे इसको, लूणी नदी का अंतर्वर्ती
मैदानी क्षेत्र इसको कहा जाता है साथियों। इसके अंदर से बात करें ना तो जालोर, पाली, ब्यावर और साथ में ही सिरोही शामिल होता है। इसमें से वर्षा बात करें तो 30 से 35 सेंटीमीटर वर्षा आपको देखने को मिलेगी। और जो मृदा है वो लाल और मरुस्थलीय प्रकार की मृदा पाई जाती है। इसमें से बाजरा, ग्वार, तिलहन, गेहूँ और सरसों वो ज़्यादा फसलें पाई जाती हैं। फिर बात करते हैं थर्ड ए के बारे में। थर्ड ए का जब नाम आता है ना साथियों, इसको कहा जाता है अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र। क्या कहते हैं इसको? अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र इसको कहा जाता है साथियों। इसके अंदर से बात करें तो कौन कौन से जिले शामिल होते हैं? जोधपुर, अजमेर, जयपुर, अजमेर के बाद दौसा, टोंक, ब्यावर, खेरतल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड वाले क्षेत्र शामिल होते हैं। वर्षा के बारे में बात करें तो इसमें 50 से 70 सेंटीमीटर वर्षा पाई जाती है। मृदा है इसमें से सिरोजम प्रकार की मृदा पाई जाती है। और प्रमुख फसलों के बारे में बात करें तो बाजरा, ग्वार, ज्वार और गेहूँ, सरसों और चना ज़्यादा फेमस माने जाते हैं। और जो अपना आंसर है वो ये आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट आ जाता है कि निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म की पहचान करनी है। पहला कथन दिया गया कि केंद्रीय पशु प्रजनन केंद्र सूरतगढ़, श्रीगंगानगर, ठीक बात है। दूसरा बात करें तो राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र जोहड़बीड़, बीकानेर, ये बात भी ठीक है, ये बात भी ठीक है। दूसरा जाता है शुकर प्रजनन फार्म, बस्सी, जयपुर, ये बात यहाँ पर गलत आती है साथियों। ये कहाँ पर है? अजमेर में है, अजमेर में। तो फिर अजमेर में क्या है? अजमेर में भी कुछ होगा ना साथियों, तो वो भी लिख सकते हो आप यहाँ पर। अजमेर में आपको क्या लिखना है? गोवंश, याद रखना, गोवंश संवर्धन फार्म है, गोवंश संवर्धन फार्म आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं जैसलमेरी, कच्छी, अलवरी आदि किस्म किस पशु की नस्लें हैं? अब इसके बारे में बात करें ना साथियों, जो अलवरी नस्ल है ना, ये होती है किसकी? ये बकरी की होती है। किसकी होती है? बकरी की होती है। कच्छी के बारे में बात करें तो साथियों, ये जो कच्छी है बकरी की भी होती है, ऊँट की भी होती है, और बात करें भैंस की भी होती है। ठीक है, ये गुजरात की तरफ पाई जाती है। जैसलमेरी के बारे में बात करें तो जैसलमेरी ऊँट का भी है और भेड़ का भी है, ये दोनों नस्लें पाई जाती हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर से बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया गया, क्योंकि तीनों ऑप्शन आपके अलग अलग आपको देखने को मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन के आप स्टार लगा सकते हो। तो इसमें से कौन सा रहेगा? ये क्वेश्चन डिलीट होगा, क्योंकि जैसलमेरी ऊँट और भेड़ दोनों की नस्लें होती हैं। कच्छी है वो बकरी, ऊँट और भैंस तीनों की होती हैं। अलवरी नस्ल होती है ना साथियों, ये ओनली बकरी की होती है। नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान 20वीं पशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में पशुओं की संख्या में खालिस्तान में कमी दर्ज की गई। कितनी दर्ज की गई? तो याद रखना माइनस का 1.66% कमी दर्ज की गई है साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आ जाता है कि निम्नलिखित में से असंगत युग्म का आपने को चुनाव करना है। पहला दे रखा है कि बिड़ला व्हाइट सीमेंट। बिड़ला व्हाइट सीमेंट कहाँ पर है साथियों? ये आ जाती है चित्तौड़गढ़ में। कौन सी आती है? चित्तौड़गढ़ में। तो फिर ये गोटन नागौर में क्या है साथियों? गोटन नागौर के बारे में बात करें ना साथियों, तो यहाँ पर लिख सकते हो JK व्हाइट सीमेंट। कौन सा जाता है? JK व्हाइट सीमेंट का कारखाना है। सीमेंट का कारखाना आपको देखने को मिलेगा। राजस्थान का प्रथम व्हाइट सीमेंट का कारखाना है, ये भी याद रखना, राजस्थान का प्रथम व्हाइट सीमेंट का जाता है। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है कि ACC सीमेंट लिमिटेड लाखेरी बूंदी में है, ठीक बात आ जाती है। JK सीमेंट है निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में आ जाता है। राजश्री सीमेंट है ये खारिया मीरापुर नागौर में आ जाता है, ये बात भी सही आ जाती है। और बात करें तो जो ACC सीमेंट लिमिटेड है ना साथियों, ये लाखेरी बूंदी वाला है, ये राजस्थान का प्रथम है, राजस्थान का पहला है। ठीक है, और इसकी जो स्थापना होती है 1915 और 16 के अंदर से इसकी स्थापना की जाती है। ऑप्शन नंबर अपना पहला असंगत है, क्योंकि गोटन के अंदर से JK व्हाइट सीमेंट का कारखाना है, राजस्थान का प्रथम व्हाइट सीमेंट का कारखाना स्थापित किया गया था। बिड़ला व्हाइट सीमेंट का जो कारखाना है वो चित्तौड़गढ़ में है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं भारत का प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क खालिस्तान में स्थापित किया गया था। तो कहाँ पर किया गया था? सीतापुरा में स्थापित किया गया था, जयपुर में। और कब किया गया था? 1997 में, आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों
नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि भीमलत जलप्रपात कौन सी नदी पर स्थित है। तो ये साथियों याद रखना मांगली नदी पर स्थित है। और मांगली नदी है ना, ये मेज की सहायक नदी है। कौन सी जाती है? मेज की सहायक नदी है। ठीक है। और बात करें तो भीमलत जलप्रपात है, ये है कहाँ पर? ये याद रखना बूंदी और चित्तौड़गढ़ में है। ठीक है, बूंदी और चित्तौड़गढ़ में ये आपको स्थान देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान की निम्न नदियों में से खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। तो जो खंबात की खाड़ी है ना साथियों, इसमें से दो ही नदियाँ गिरती हैं। ये एक तो माही नदी और दूसरा साबरमती नदी। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों राजस्थान के संदर्भ में सत्य कथन की पहचान करनी है। पहला कथन दे रखा है कि राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई है वो 5,920 किलोमीटर है। यहाँ पर बात गलत हो जाती है। 5,920 जो लंबाई है ना, वो राजस्थान की कुल लंबाई आपको देखने को मिलेगी। जो अंतर्राज्यीय सीमा के बारे में बात करें तो याद रखना 4,850 आपको देखने को मिलती है, जिसके अंदर से 1,070 किलोमीटर है ना साथियों, ये आ जाती है कौन सी आएगी? अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई आ जाती है। इस प्रकार से जो टोटल आपको मिलेगी वो 5,920 किलोमीटर है, वो संपूर्ण राजस्थान की लंबाई आपको देखने को मिलेगी। दूसरा बात करें तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो 1,32,139 वर्ग मील है। ये बात यहाँ पर आपकी सही आ जाती है। ये वर्ग मील में पूछा गया। अगर वर्ग किलोमीटर में पूछा जाता ना साथियों तो याद रखना 3,42,239 वर्ग किलोमीटर आपको याद रखना था। आगे बात करें तो राजस्थान की उत्तर दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व पश्चिम की जो लंबाई का अंतर है वो 43 किलोमीटर है। ये बात यहाँ पर गलत आ जाती है। क्यों गलत आती है? 869 के अंदर से बात करें तो 826 आपको घटाना तो 43 किलोमीटर लंबाई आती है यहाँ पर। ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट दे रखा कि राजस्थान की आकृति अनियमित 7 भुजाओं वाले बहुभुज के समान है। ये बात यहाँ पर गलत आ जाती है, क्योंकि जो राजस्थान की आकृति है वो विषम कोणीय है। कैसी आ जाती है? विषम कोणीय। विषम कोणीय चतुर्भुज आकार की जाती है, जिसको किसने बताया था? टी.एच. हेडले ने बताया था। टी.एच. हेडले ने बताया था कि राजस्थान की आकृति इस प्रकार से है। तो साथियों याद रखना इसमें से ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही रहेगा। ओनली सारे के सारे जो ऑप्शन हैं वो गलत आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान में रेड क्लिफ लाइन का प्रारंभिक और अंतिम बिंदु कौन सा जाता है। राजस्थान की जो रेड क्लिफ रेखा है ना साथियों, इसकी जो लंबाई है वो 1,070 किलोमीटर आपको देखने को मिलेगी। जो कहाँ से स्टार्ट होती है? ये श्री गंगानगर के हिंदूमल कोट से स्टार्ट होती है और बाखासर गांव बाड़मेर तक जाती है। और विश्व की एकमात्र ऐसी सीमा है जिसका निर्धारण किससे किया गया था? पेंसिल के द्वारा किया गया था। और बात करें राजस्थान के अंदर से जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ में जो लगने वाले ज़िले हैं उसमें कौन कौन से आते हैं? जैसलमेर आ गया। जैसलमेर के साथ में बात करें तो बाड़मेर आ जाता है। बाड़मेर के बाद में बात करें तो गंगानगर आ जाता है। कौन सा आता है? गंगानगर आ गया। गंगानगर के बारे में बात करें ना साथियों तो गंगानगर के साथ में बीकानेर आ जाता है। बीकानेर आ गया। एक और ज़िला है जिसका नाम याद रखना फलोदी ज़िला, ये सीमा बनाते हैं। और बात करें पाकिस्तान की तरफ से तो पाकिस्तान के जो साथ में जो ज़िले लगते हैं वो पाकिस्तान के 9 ज़िले लगते हैं। पंजाब प्रांत के और सिंध प्रांत के 2 राज्यों के हैं, याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों राजस्थान की स्थिति के संदर्भ में सत्य कथन का चयन करना है। जब राजस्थान की जब अपन पढ़ते हैं तो राजस्थान का ऊपर से नीचे जिसको अक्षांश उत्तरी अक्षांश बोला जाता है, इसका स्टार्टिंग कहाँ से कहाँ तक होता है? स्टार्टिंग तो याद रखना 23 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ से स्टार्ट होकर 23 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ तक जाता है। और साथ बात करें दूसरा कौन सा जाता है? दूसरा जाता है पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर में 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर शामिल होता है। ऑप्शन नंबर तीसरा आपका सही रहेगा। नेक्स्ट बात करें साथियों जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के वे जिले जो अपनी कुल जनसंख्या से 70% से अधिक जनजातीय जनसंख्या में आते हैं तो कौन से हैं? 2 जिले हैं, एक तो डूंगरपुर है साथियों और दूसरा बांसवाड़ा है। अब सबसे ज़्यादा किस में निवास करती है? तो 76.4% है, ये बांसवाड़ा में निवास करती है। और डूंगरपुर में कितनी है? 70.8% आपको देखने को मिलेगी। ये तो थी मैक्सिमम की बात। अगर पूछ ले आपसे मिनिमम किस में निवास करती है तो नागौर सबसे पहला नाम आता है और दूसरा नाम आ जाता है बीकानेर। कौन जाता है? बीकानेर आ जाता है। नागौर के बारे में बात करें ना साथियों तो 0.31% आपको देखने को मिलेगी और बीकानेर में बात करें तो 0.32% आपको देखने को मिलेगी जनजातियों की जनसंख्या। ठीक है, तो अपना ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा? दूसरा और चौथा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों जेत सागर तथा कायलाना झील
क्रम से स्थित है। तो जो कायलाना झील है ना साथियों, ये कहाँ पर है, जोधपुर में जाती है। कहाँ पर आ जाती है, जोधपुर में। और जो जेत सागर है ये बूंदी में है। कहाँ पर आ जाती है, बूंदी में आ जाती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका चौथा रहेगा सही। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल आ जाता है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार राजस्थान के कुल वनावरण का कितना अंश अधिकतम अग्नि प्रवण क्षेत्र का है। तो साथियों इसका जो सही आंसर रहेगा ना वो रहेगा 2.83%। अब बात कर लेते हैं, देखो राजस्थान में कुल वनावरण का अग्निप्रवण क्षेत्रों के बारे में। अगर बात करें अत्यंत अग्निप्रवण क्षेत्र के बारे में अगर आपसे पूछ लिया जाए तो 2023 की जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट के अंदर से बात करें तो वो कौन सी थी, 18वीं थी, जिसके अंदर से कितना परसेंट आपको देखने को मिलेगा, 0.42% देखने को मिलेगा। अगर बात की जाए अत्यधिक अग्निप्रवण क्षेत्र के बारे में जो यहाँ पर पूछा गया है, इसका जो क्षेत्र मिलेगा 2.83% आपको देखने को मिलेगा। एक और आ जाता है अति अग्निप्रवण क्षेत्र, जिसमें से 4 पॉइंट कितना बताना है, 4.38% बताना है। और सामान्य अग्निप्रवण क्षेत्र है, इसमें से 5.90% बताना है। ठीक है। और एक और लिख सकते हो न्यूनतम अग्निप्रवण क्षेत्र है जो 86 पॉइंट कितना जाता है, 86.47% आपको देखने को मिलेगा। इस प्रकार से राजस्थान के अंदर से 5 प्रकार के अग्निप्रवण क्षेत्र हैं जो याद रखना। पहले का आ जाता है अत्यंत अग्निप्रवण क्षेत्र है वो 0.42% है। दूसरा अत्यधिक अग्निप्रवण क्षेत्र है वो 2.83% है। तीसरा अति अग्निप्रवण क्षेत्र है वो 4.38% है। और सामान्य वाला है वो 5.90 है। और न्यूनतम या फिर न्यून अग्निप्रवण क्षेत्र है वो 86.47% आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, वन विभाग राजस्थान द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से राजस्थान का जिला जो अपने कुल भौगोलिक क्षेत्र के 2% से कम भूभाग पर वन क्षेत्र रखता है। तो साथियों पहले नंबर पर आता है चूरू, जिसमें से 0.45% मिलेगा। नागौर के बारे में बात करें तो 0.96% मिलेगा। और जोधपुर के बारे में बात करें तो 0.49% आपको देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ सही रहेगा, चारों के चारों। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कि निम्नलिखित में से राजस्थान की धौलपुर करौली बाघ परियोजना में शामिल क्षेत्र देखो कौन कौन से हैं। कुदिन्ना रक्षित वनखंड है, ठीक है। दूसरा केलादेवी अभ्यारण्य भी है, राष्ट्रीय घड़ियाल अभ्यारण्य भी आ जाता है। और ये तीनों के तीनों आ जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर पहला, दूसरा, तीसरा आपके सही रहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से सांबर झील में गिरने वाली प्रमुख जलधाराएं कौन कौन सी हैं। तो देखो एक तो रूपनगढ़ गिरती है, दूसरा बात करें तो मेडा नदी भी गिरती है, खारी नदी भी गिरती है और खंडेला नदी है। सारी की सारी नदियां यहाँ पर गिरती हैं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, निम्नलिखित पंचायत का मुखिया जनजाति में असुमिलित का चयन करना अपने को। पहला दिया गया है सहलोत। सहलोत होता है ना साथियों, ये सहरिया में नहीं होता है, ये गरासिया में होता है। क्या होता है, गरासिया में। गरासिया को कहा जाता है, गरासिया का जो मुखिया होता है उसको सहलोत कहा जाता है। सहरिया है उसको क्या कहता है साथियों, कोतवाल कहा जाता है। क्या कहते हैं, कोतवाल कहा जाता है। गमेती बात करें भील आ जाता है, पटेल मीना आ जाता है, मुखिया डामोर आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा अपना, ये सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल आ जाता है कि निम्नलिखित में से बेमेल युगम का चयन करना अपने को। अजमेर की स्थापना 1 नवंबर 1956 को, ठीक है। हनुमानगढ़ की भी ठीक है। करौली के बारे में थोड़ी सी बात यहाँ पर गलत आ जाती है। 19 जुलाई को तो होती है, लेकिन साथियों 1997 को होती है। कब होती है, 1997 को यहाँ पर होती है। और जो करौली है इसको 32वां जिला बनाया जाता है, 32वां जिला बना। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर थर्ड सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कि 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। उस दिन सूर्य की किरणों का सर्वाधिक तिरछापन राजस्थान के किस जिले में देखने को मिलेगा। ये पढ़ पढ़कर आप थक चुके होंगे तो याद रखना श्री गंगानगर रहेगा ऑप्शन। नेक्स्ट बात करते हैं, बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी रिपोर्ट 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला दे रखा है कि राजस्थान देश का दूसरा सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक राज्य है। ठीक है, ये बात ठीक है। दूसरा बात करें, आंध्र प्रदेश देश का शीर्ष अंडा उत्पादक वाला राज्य, ये बात भी ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो देश के कुल ऊन उत्पादन में राजस्थान का 50% हिस्सेदारी से अधिक है। तो ये बात यहाँ पर गलत आ जाती है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर पहला और दूसरा आपके सही रहेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, सेमीकंडक्टर नीति बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है। तो वो गुजरात है साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं, पणजी गोवा में आयोजित 55वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल महोत्सव के अंतर्गत दिए गए पुरस्कारों के संदर्भ में
निम्नलिखित में से असंगत अपने को चयन करना है। सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज आ जाती है लैम्पेन आ जाती है, ठीक बात है। दूसरा बात करें तो इंडियन फिल्म पर्सनैलिटीज ऑफ द ईयर है, ये विक्रांत मेसी को दिया गया, ये बात भी ठीक आ जाती है। नेक्स्ट आता है कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म का स्वर्ण मयूर है, ये टॉक्सिक्स को दिया जाता है, ये बात भी ठीक आ जाती है। दूसरा बात करें तो सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, ये किसको दिया गया? अल्लू अर्जुन को नहीं दिया गया साथियों, अल्लू अर्जुन को दिया गया था राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। याद रखना कौन सा दिया गया था? राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। ये किसको दिया गया? तो इसके बारे में याद रखना, नाम आ जाता है ऑस्ट्रेलिया के हैं, नाम आता है उनका फिलिप नोएस को दिया गया था, ठीक है। इनका जो संबंध है वो ऑस्ट्रेलिया से है, ऑस्ट्रेलिया से है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका 4 सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, 11 नवंबर को किसे राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो एक क्वेश्चन करंट के, तो अपने को सीधा सीधा इनको पढ़ना है। जस्टिस BR गवई को किया गया साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा देश का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन कहाँ प्रारंभ किया गया? लेह लद्दाख में किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं, विनबेक्स 2024 किन दो देशों का संयुक्त युद्धाभ्यास है? तो याद रखना भारत और वियतनाम का जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा 2024 हेतु किसे प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया? तो याद रखना हरप्रीत सिंह को चुना गया। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा देश में पहले बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया गया है? तो याद रखना मोहाली पंजाब में किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, नेक्स्ट आ जाता है कि PM यशस्वी योजना का संचालन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो साथियों इसका जो सही आंसर रहेगा वह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। इसका मेन उद्देश्य क्या जाता है कि अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर पिछड़े वर्ग और विमुक्त जनजातियों के छात्रों और उनके प्रारंभिक वर्षों के दौरान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच प्रदान करने का, इसका उत्थान करने का मेन उद्देश्य देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, नेक्स्ट आ जाता है कि राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। पहला कथन दे रखा कि 25 नवंबर 2024 में से कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू किया गया, ठीक बात आ जाती है। इसको अगले 2 वर्षों में इच्छुक ग्राम पंचायतों में 15,000 समूह में लागू किया गया, ठीक बात आ जाती है। इसके तहत 10,000 जैव इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया, ये बात भी सही आती है। तो ऑप्शन नंबर पहला, दूसरा, तीसरा आपके सही रहेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करना है, नीचे दिए गए प्रश्नों का अपने को उत्तर देना है। और ये क्वेश्चन है 50 से 55 तक। पहला क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, एक संस्था प्रशिक्षित अधिकारी भर्ती करना चाहता है, मापदंड निम्नानुसार अपने को दे रखा है। पहला मापदंड दे रखा है कि 1/2/2009 को आयु 21 वर्ष से कम और 28 वर्ष से अधिक ना हो, ठीक बात है। कम से कम 55% अंकों के साथ में किसी भी अनुशासन में ग्रेजुएट हो। तीसरा बात करें, को चयन में कम से कम 50% अंक मिले हों और को साक्षात्कार को कम से कम 45% अंक मिले हो। और नेक्स्ट दिया गया है कि भारत में कहीं भी काम करने को तैयार हो। ये ऑप्शन आपके पास में दे रखे हैं और साथ में लिखा गया है, लेकिन यदि उम्मीदवार ऊपर लिखित सभी मापदंडों को पूरा करता हो सिवाय उपयुक्त सेकंड के लिए, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएट हो, उसका मामला कार्यपालक निदेशक को भेजा जाएगा। दूसरा बात करें तो उपयुक्त फर्स्ट में, लेकिन उसे कम से कम 1 वर्ष का कार्य अनुभव हो और उसका मामला वाइस प्रेसिडेंट को भेजा जाएगा। नीचे दिए गए अपने को प्रश्न दिए गए हैं और उनके बारे में अपने को जानकारी देनी है। तो क्वेश्चन दिया गया है, 23 वर्षीय अनीता 52% अंकों के साथ में अगस्त 2008 में कला विषय में ग्रेजुएट है। वह भारत के कहीं भी काम करने को तैयार है। उसे चयन परीक्षा में 66% और साक्षात्कार में 56% अंकों के साथ में उत्तीर्ण किया गया है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ना, यहाँ पर दिया जाता है यदि उम्मीदवार का चयन नहीं किया जाना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, कुणाल ने 63% अंकों के साथ में प्रथम श्रेणी में विज्ञान में ग्रेजुएट है और उसने चयन परीक्षा और साक्षात्कार में क्रमशः 53% और 51% अंक हासिल किए। वह भारत में कहीं भी काम करने को तैयार है। वह जुलाई 2007 में एक निजी संस्थान में विपणन विभाग में काम कर रहा है। उनका जन्म 11/6/1980 को हुआ था।
तो ऐसा मैटर है, ये मामला वाइस प्रेसिडेंट्स को भेजा जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट आ जाता है कि निशा शर्मा ने जुलाई 2008 में 57% अंकों के साथ में बीकॉम पास किया। उसके साक्षात्कार में 48% अंक और चयन परीक्षा में 58% अंक लिए गए। वह भारत के कहीं भी काम करने को तैयार है। नवंबर 2008 में उसने 25 वर्ष की आयु पूर्ण की है। तो इसके लिए जो सही आंसर रहेगा, यदि उम्मीदवार का चयन नहीं किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं। भावेश शाह रसायन शास्त्र में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और पिछले 1 वर्ष से एक केमिकल कंपनी में काम कर रहा है। उसने ग्रेजुएट में 53% अंक हासिल मिले हैं। उसके चयन परीक्षा में 58% अंक और साक्षात्कार में 52% अंक मिला। वह इस समय 26 वर्ष का है। वह भारत के कहीं भी काम करने को तैयार है। तो इसका जो सही आंसर है ना साथियों, वो आ जाता है यदि कथन में से दिया गया डेटा निर्णय लेने के लिए पर्याप्त नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं। वंदना ने 68% अंकों के साथ में अर्थशास्त्र में बीकॉम पास किया है। उसकी जन्मतिथि 23/8/1983 है। वह भारत में कहीं भी काम करने के लिए तैयार है। उसके साक्षात्कार में 56% अंक मिले हैं। तो इसका जो सही आंसर रहेगा, ये आ जाता है यह कथन यदि कथन में दिया गया डेटा निर्णय लेने में पर्याप्त नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट आ जाते हैं रीजनिंग के सवाल। 5 विद्यार्थी हैं, ABCDE एक पंक्ति में बैठे हैं। D E के दाईं ओर और B है वो E के बाईं ओर है, लेकिन A के दाईं तरफ हैं और D C के बाईं तरफ है। तो सबसे बाईं ओर कौन बैठा है? सीधी सी बात करें तो एक पंक्ति आ जाती है। इस पंक्ति के अंदर से बात करें तो इधर आ जाता है, अपन किसको बैठाएंगे? A को बैठा देंगे। या फिर अपन इसको इस प्रकार से भी कर सकते हैं, जैसे ये आ जाता है आपका बायां पक्ष और ये आ जाता है दायां पक्ष। यहाँ पर अपने को 5 व्यक्तियों को बैठाने हैं। जैसे पहले अपन बात करें तो 2 तो ये हो गए, तीसरा, चौथा और 5वां जाता है। पहले बात की गई है D किसके है? E के दाईं तरफ है, तो यहाँ पर अपने D बैठाया। यहाँ पर अपने किसको बैठाया? E को बैठाया, E को यहाँ पर D बैठा दिया गया। दूसरा बात करें तो यहाँ पर क्या लिखा गया है? E है, ये की है B के साथ में, B के बाईं ओर आ जाता है, तो यहाँ पर अपने B बैठा दिया गया साथियों। और साथ में यहाँ पर लिखा गया है D C के बाईं ओर आ जाता है, तो यहाँ पर C आ जाता है और यहाँ पर A बचा। अब पूछा गया है सबसे बाईं ओर कौन बैठा है, तो बाईं तरफ A आ जाता है, तो ऑप्शन नंबर ये आपका सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में से अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित करके अर्थ का पूर्ण शब्द बनाइए। तो बेमेल को छाटना है तो इंडियन आ जाता है, इंडियन इससे बन जाता है, इंडिया बनता है, सॉरी यहाँ पर इंडिया। नेक्स्ट बात करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में दी गई स्थिति के आधार पर उचित निर्णय लेने वाले विकल्पों का अपने को चयन करना है। यहाँ पर दे रखा है कि जब आप अपने कार्यालय में सभा कक्ष के पास से गुजर रहे होते हैं तो आप देखते हैं कि सभी पंखे चल रहे हैं और लाइटें जल रही हैं, जबकि सभा कक्ष में कोई नहीं है, तो क्या आप क्या करोगे? करना कुछ नहीं है, खुद जाकर क्या कर देंगे, अपन लाइट और पंखों को बंद कर देंगे, ज़्यादा ज्ञान लगाएंगे नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट आता है कि एक कक्षा में 6 छात्र तथा एक अध्यापक आ जाते हैं। ABCDEF और G आ जाते हैं। वर्त के केंद्र पर मुंह करके बैठे हुए हैं, तो इसको किस प्रकार से जाता है? देखो पहला दे रखा है E अध्यापक है, जो D के तुरंत बाएं आपको देखने को मिलेगा। साथ ही बात करें तो A है, वो क्या जाता है? A तथा B के मध्य केवल C है और A है तथा E के मध्य केवल F है। G B के बाएं आ जाता है। किस प्रकार से करोगे साथियों? यहाँ पर अपन बात करें तो इस प्रकार से अपने को सर्किल बना लेना है। यहाँ से 6-7 लोगों को अपने को बैठाना है। 4 हो गए, 5 हो गए, 6 हो गए और एक ये 7 हो जाता है। और साथ ही बात करें, ये बायां पक्ष हो जाएगा इस तरफ का और इस तरफ का दायां हो जाएगा। उधर वाले की बात करें तो ये हो जाता है बायां और इधर वाला हो जाता है दायां। अब जिस प्रकार से जैसे जैसे बताया गया है उस हिसाब से अपन बैठा सकते हैं। और जो अपना सही आंसर रहेगा वो ये रहेगा, A के बाएं चौथे स्थान पर कौन है? D है। ये सही कथन नहीं है, वो पूछा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट आता है कि 4 शब्द युगम दिए गए हैं, जिनमें से 3 आपस में से किसी न किसी प्रकार से समान है, जबकि एक भिन्न है। भिन्न शब्द युगम का चयन करना अपने को। जैसे बात की गई है, बेल्ट है वो चमड़े से बनता है, ठीक है। मेज है वो लकड़ी से बनती है, कमीज कपड़े से बनती है, लेकिन जूता है वो मोची बनाता है। ये बात आपको यहाँ पर जम नहीं रही। ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा? 4th आपका गलत रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा, निर्णय के आधार पर बताना है कि कार्यालय जाते समय आप एक व्यक्ति को सड़क पर पड़ा देखते हैं, जिसे किसी दोपहिया वाहन ने टक्कर मार दी है। आपको समय पर कार्यालय पहुंचने में की जल्दी है, क्योंकि आपको एक आवश्यक बैठक में भाग लेना है। आप क्या करोगे? कुछ नहीं करेंगे, सीधी सी बात, आप अपन उसको क्या करेंगे? अस्पताल लेकर जाएंगे, क्योंकि मानव सेवा सबसे पहले है। नेक्स्ट बात करते हैं।
ये भी एक सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आ जाता है साथियों। इसमें से क्या बताया गया कि 6 दोस्त केंद्र की तरफ मुंह करके एक गोले के चारों तरफ बैठे हैं। दीपा प्रकाश और पंकज के मध्य बैठी है। प्रीति मुकेश और ललित के बीच में बैठी है। प्रकाश तथा मुकेश एक दूसरे के सामने बैठे हैं। पंकज एकदम दाहिने की तरफ कौन बैठा है। इस प्रकार से अपने को एक सर्किल बनाना है, जिस प्रकार से बोला जा रहा है उस हिसाब से कोनों को बैठाना है। 6 को बैठाना है तो 4 हो गए, 5 हो गए, 6 हो गए, इस प्रकार से अपने को बैठा सकते हैं। तो अपना जो सही आंसर रहेगा वो मुकेश रहेगा साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कि असंगत को चुनना है। एम के बाद में अपना ओ आ जाता है, MNO आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। एक का गैप आ रहा है। दूसरा आ जाता है एस का एक अंतर यहाँ पर आ रहा है, STU आ रहा है, ठीक है। AB छोड़ दिया और C आ गया, ये बात ठीक है। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है, ये बात अपने को गलत लग रही है, V और Y का। तो ऑप्शन नंबर अपना यही सही रहेगा, असंगत। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि आप एक पुलिस अधिकारी हैं। एक मरीज का अस्पताल में निधन हो गया और रिश्तेदारों को लगता है कि इसका जिम्मेदार डॉक्टर है। आपको सूचित किया जाता है कि रिश्तेदार डॉक्टरों पर हमला कर रहे हैं, तो आप क्या करोगे। अपन कुछ नहीं करेंगे, सीधी सी बात है कि तुरंत अस्पताल पहुंचेंगे, रिश्तेदार को डॉक्टरों पर हमला करने से रोकेंगे, यही काम अपना रहता है। तो अपना ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा साथियों, ये सेकंड रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि n विद्यार्थी जिनको 1 से n तक की संख्या दी गई है एक वर्ताकार मेज के चारों ओर संख्या के क्रम में बैठे हैं, जिसमें से कि विद्यार्थियों के प्रत्येक युग्म के बारे में बात की गई। ये थोड़ा सा याद रखना, प्रत्येक युग्म जो एक दूसरे के बगल में बैठे हैं। मध्य दूरी बराबर है। यदि 8 नंबर वाला विद्यार्थी 20 नंबर वाले विद्यार्थी के ठीक सामने बैठा है तो n का मान अपने को बताना है। करना क्या है, 20 में से आप 8 घटा दो, कितने बचे, 12 बटे 12 बचे। तो बाद में इनको ने बताया कि प्रत्येक युग्म मतलब कि जोड़े के रूप में बैठ रहे हैं, तो 12 बैठ रहे हैं ना साथियों। तो कितना आंसर आएगा आपका, 24 आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि नीचे 4 पद दिए गए हैं, इनमें से 3 पद आपस में किसी न किसी प्रकार से समान है, लेकिन एक पद अपने को भिन्न है और भिन्न का अपने को बताना है। पहले बारे में बात करें, HAI दे रखा है, तो A का तो भूल ही जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। H कितने पर आता है, 8 पे, यहाँ पर 9 पर आता है। S के बारे में 19 और 20 आता है। T के बारे में बात करें तो 20 और 21 आता है। यहाँ पर D कितना जाता है, 4 और 6 आ जाता है। ये बात अपने को गलत लग रही है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा, ये रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। अपने को निर्णय लेने के आधार पर बात की गई है। बताया गया है कि आप एक सरकारी अधिकारी हैं, आपसे RTI अधिनियम के अंतर्गत कुछ जानकारी मांगी गई है। आपको विश्वास है कि आप जानकारी मांगने वाले व्यक्ति को जानते हैं और आप आश्वस्त हैं कि जानकारी के दुरुपयोग का उपयोग किया जाएगा, ठीक है। आप क्या करोगे, अपन क्या करेंगे, उस बंदे को जानकारी देंगे। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट दिया गया है कि PQRS को एक पंक्ति में बैठाना है, परंतु RS का एक साथ नहीं बैठ सकते। Q भी तीसरे स्थान पर नहीं बैठ सकता। तो निम्न में से कौन सा कथन असत्य होना चाहिए। इसके लिए अपन बात करें तो 4 केस आपको देखने को मिलेंगे। पहला केस बात करें तो साथियों यहाँ पर आ जाता है R के बाद में Q के बाद में P और S आ जाता है, साथ में S और P आ जाता है, पहला केस। दूसरा केस अपन बात करें तो दूसरा केस यहाँ पर आ जाता है S के बाद में Q के बाद में P और R आ जाता है, फिर आ जाता है R और P आ जाता है। 2 केस हो गए ना। तीसरा बात करें ना साथियों, तीसरा आ जाता है R/S आ जाता है, P आ जाता है और P के साथ में S/R आ जाता है और यहाँ पर Q आ जाता है। 3 केस हो गए। चौथा केस बात कर, चौथा केस आपके पास में निकल कर आएगा इस प्रकार से। Q आ गया, Q के साथ में R और S आ जाता है, यहाँ पर P आ जाता है और यहाँ पर S/R आ जाता है। तो असत्य कथन के बारे में बात की गई। तो असत्य कथन का ये है कि यहाँ पर जो है ना वो P पहले स्थान पर बैठा हुआ है, ये बात यहाँ पर गलत आती है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि असंगत को चुनिए। भविष्य निधि, बीमा, शेयर और वेतन। वेतन क्या है, आपको डेली मतलब हर महीने मिलता रहता है, जबकि भविष्य निधि वो आपको सेविंग आ जाती है। बीमा भी आपकी सेविंग है और शेयर भी आपकी सेविंग के अंदर शामिल होता है। वेतन आपका जो काम किया होता है उसका खर्च आपको मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट भी अपने को एक धारणा दी गई, उसके बारे में बात की गई है। आप एक शैक्षिक संस्था के शासी मंडल के सदस्य हैं। आप स्थानीय नगर निगम के भी सदस्य हैं। शासी मंडल के अन्य सदस्य आपसे आग्रह करते हैं कि आप नगर निगम में अपनी सदस्यता का उपयोग शैक्षणिक संस्थान को बढ़ावा देने में करें। तो आप क्या करेंगे, अपन उसका काम नहीं करेंगे, क्योंकि यह क्या है, अनैतिक कार्य आ जाता है साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं।
नीचे 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से 3 शब्द आपस में किसी न किसी प्रकार से समान हैं, जबकि एक शब्द भिन्न और भिन्न के बारे में अपने को बताना है। पहला बात करते हैं स्टॉप के बारे में। तो देखो 19 के साथ में 20, 15 और 16 जाता है। इसी प्रकार से 16 के बाद 15 के बाद में कौन जाता है 19 से जाता है और 20 से जाता है। इधर बात करें तो किस प्रकार से आएगा 20, 15, 16 और 19 से जाता है, और यहाँ पर आ जाता है ये ऑप्शन अपना गलत रहेगा, क्योंकि इसमें से 16 के बाद में 5 आएगा, फिर 19 आएगा, फिर 20 आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सेकंड वाला रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट आता है कि 7 व्यक्ति हैं XYZ PQRS एक वर्ताकार केंद्र के चारों तरफ बैठे हुए हैं। यह वर्ताकार केंद्र आ जाती है, ठीक है। यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, इस प्रकार से आपको बैठाना है। ये बायां पक्ष हो जाता है, ये दायां पक्ष हो जाता है। इधर वाले का बायां ये हो जाएगा और इधर वाले का दायां ये हो जाएगा। इस प्रकार से आप बैठा देना जिस प्रकार से इसको कहा गया है। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्यों रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं विषम संख्या का युग्म को अपने को चुनना है। पहला बात कर लेते हैं साथियों, यहाँ पर 5, 6 और 6 के साथ 7, 7 के बाद में 5, इनको जब टोटल जोड़ोगे तो 23 आएगा। यहाँ पर अपना 22 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा अपने को गलत लग रहा है। आगे वाला देखते हैं। 4, 6, 2 के बाद में 9 आ जाता है, ये 21 आता है। ये बात यहाँ पर सही आती है। दूसरा 5, 3, 4, 4 इनको जोड़ोगे तो 16 आएगा, ये बात भी ठीक है। 1, 9, 6, 5 इनको जोड़ोगे तो भी आपका 21 आएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा आपका, ये वाला गलत रहेगा, क्योंकि इसमें से आपका 23 आ रहा, 22 आना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित प्रश्नों के अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित करके एक अर्थपूर्ण शब्द बनाने और बेमेल को छांटना है। तो अपना ऑप्शन रहेगा इसमें ये सेकंड वाला। नेक्स्ट बात करते हैं कि समय बहुत ज़्यादा है, अपने समय बहुत कम है सॉरी, तो इसलिए अपने इनको जल्दी जल्दी कर रहे हैं। जो अपने को समझ में नहीं आएगा उनका मैं सारा सोल्यूशन करवा दूंगा। नेक्स्ट बात करते हैं PQRST UVW एक गोल मेज के चारों तरफ अपने को बैठे हैं और इसका जो मुंह है वो केंद्र की तरफ बैठा गया है। सेम अपने को ये कॉन्सेप्ट लगाना है, इसके आधार पर अपन इसको कर सकते हैं। तो अपना जो आंसर रहेगा वो रहेगा टी। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, 5 लड़कियां भोजन करने एक मेज़ पर बैठी हैं। सीमा रानी के बाएं है और बिंदु के दाएं है। मेरी रानी के दाहिने है और रीता रानी और मेरी के बीच बैठी है। तो बाएं सिरे पर के दूसरे क्रमांक पर कौन बैठी है। किस प्रकार से बनाना, आपको इस प्रकार से बैठा देना इनको। 1, 2, 3, 4 जितनी भी जो लड़कियां हैं 5 हैं वो सारों को यहाँ पर बैठा देना। यहाँ पर आप आराम से कर सकते हो ये सवाल। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो सीमा रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित में असंगत को चुनना है। तो विस्फोट आपका ये असंगत आएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं ABCDEF एक बेंच में बैठे हुए हैं। तो किस प्रकार से जाता है, देखो ये वर्ताकार का नाम नहीं लिया गया, तो एक सीधी बेंच पर आप इनको बैठा सकते हो। जो सारे के सारे जितने भी 5 लोग हैं इनको आप आराम से इसको कर सकते हो। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ना वो रहेगा साथियों B और C के मध्य। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कि निम्नलिखित प्रश्नों को अपने को बताना है कि G और H बुद्धिमान है, ठीक है, और K, R और J मेहनती हैं। R, H और J ईमानदार हैं। K, G और J है वो महत्वाकांक्षी हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति न तो ईमानदार है न ही मेहनती है और लेकिन महत्वाकांक्षी है साथियों। तो वो कौन सा रहेगा, वो G रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित में असंगत को छांटना है, मतलब कि बेमेल को छांटना है। तो इसमें से सीधे सा बात करें तो पाठक आपका सही आंसर रहेगा। अब बात करते हैं मैथ के सवालों के बारे में। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 80% है। लाभ या फिर हानि परसेंटेज आपको ज्ञात करनी है। कुछ नहीं करना साथियों। CP बात करें तो आपका 100 रुपये आप मान सकते हो सेलिंग प्राइस, सॉरी कॉस्ट प्राइस। अब बात करें साथियों यहाँ पर क्या दिया, क्रय मूल्य का 80% बात की गई है तो वो 80 रुपये हो जाता है, ठीक है। अब क्या होता है, CP के अंदर से SP घटा दो। CP के अंदर से कितना था 100 रुपये था और SP कितना आ गया आपका 80 रुपये आ जाता है। तो यहाँ पर कितना आ जाता है 20% आ जाता है। 20/100 गुणा 100 आ जाता है। तो किस प्रकार से आएगा 20% का उसको क्या होगा, हानि होगी। क्या होगी, उसको हानि होगी। तो 20% ऑप्शन नंबर पहला आपका सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। एक व्यक्ति है एक पुराना स्कूटर लेता है 5,000 रुपये में, खरीद कर 1,000 रुपये उसकी मरम्मत पर लगा देता है। टोटल बात करें तो आपके पास में जो CP हो जाएगा ना साथियों 6,000 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6,000 रुपये। अब क्या करता है, उसको SP कितना हो जाता है उसका 7200 रुपये होता है। 7200 रुपये होता है। प्रॉफिट के बारे में बात करें ना साथियों तो उसको 1200 रुपये का प्रॉफिट हो जाता है। अब इसका परसेंटेज पूछा गया तो 1200 बटा कितना जाएगा 6,000 गुणा जाता है 100 तो कितना आएगा साथियों 20% इसका प्रॉफिट आपको देखने को मिल जाता है। ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। भेड़ों के क्रेवड़ में A तथा B बराबर साझेदार हैं।
भेड़ों के बंटवारे में ए ने रेवड़ में से 32 भेड़ें ली जबकि बी ने 40 भेड़ें ली, साथ ही उसने ए को 2800 रुपये का भुगतान कर दिया। एक भेड़ की कीमत आपको क्या होगी? इस सवाल को करने के लिए अपन क्या करेंगे, सीधी सी बात है, 40 में से 32 से घटा दो, कितने आ गई 8। अगर एक भेड़ का मूल्य अपने को निकालना है तो 2800 के अंदर से किसका भाग दे दोगे साथियों, यहाँ पर 8 का भाग दे देना, 700 आपका आंसर आ जाएगा। कितना आएगा? 700। ऑप्शन नंबर सेकंड सही रहेगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, समान मूल्य वाली 73 वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य है वो 5110 रुपये है तथा 89 वस्तुओं का कुल विक्रय मूल्य है वो 5607 रुपये है, तो पूरे सौदे में कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई? सीधी सी बात करें तो 5110 है ना साथियों, इसमें से 73 का भाग दोगे तो आपके पास में 70 रुपये CP आ जाएगा। इसी के पास में बात करें तो 5607 है, इसमें से आप 89 का भाग दोगे ना साथियों तो ये आ जाता है 63। कितना आएगा? ये आ जाता है 63 SP आएगा, सेलिंग प्राइस आ जाता है। इतना कर लिया आपने। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना आ जाता है साथियों? 7 आ जाता है। कितना आ गया? 7 आ जाता है। और 5607 में से आपको घटाना है 5110 घटाना है, कितना बचेगा? 49 बचेगा। कितना बचेगा? 49 बचेगा, और ये भी माइनस का बचेगा। ठीक है, तो ये 49 बटा आ जाता है साथियों 5110 मल्टीप्लाई बाई 100 आ जाता है। तो आपके पास में जो आंसर निकल कर आएगा ना जब इसको काटोगे तो आपके पास में आएगा 9.72% है। 9.79% को अपन बोल सकते हैं 10% की उसको बंदे को क्या हुई? हानि हुई। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट बात की गई है कि 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ और हानि % बताना है। CP अपन कितना बता सकते हो? 8x बता सकते हो। SP कितना बताना है? 10x बताना है, जो आपको यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, एक का बारे में बात करें तो 4/5x आपको निकाल सकते हो। अब हानि के परसेंटेज के बारे में बात करें, जो टोटल है वो आपने x मान रखी है, तो इसमें से 4/5 x को आपने निकाल दिया तो x/5% की क्या, x/5 की क्या होगी? हानि हो गई। क्या हो गई? हानि हो जाती है। अब इसको आप आराम से काट सकते हो। किस प्रकार से? x बटा और x ये साथ में जाता है साथियों, यहाँ पर 5 और इंटू आ जाता है 100, तो ये x से x कट जाता है, 5 से 5 से 20 कट जाएगा, तो 20% की क्या होगी? उसको हानि हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दिया गया कि 25 संतरे बेचने पर एक दुकानदार को 5 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि % अपने को बताना है। 25 CP बराबर आप लगा सकते हो 25। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 5 संतरे बराबर आपको 5 बताना है, और 25 SP के बारे में बात करें तो 25 में से 5 घटा देना साथियों, तो कितना आएगा? 20 आएगा। और 20 के अंदर से बात करें तो 5 पहले से ऊपर आपने यहाँ पर निकाला था, तो 5/20 गुणा 100 आ जाता है। जब इसको काटोगे ना साथियों तो 20% की आपको क्या हो जाएगी? हानि हो जाएगी। 20% की हानि। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि विराट ने कुछ पेन 5 पेन 1 रुपये की दर से, 4 पेन 1 रुपये की दर से खरीदे। उसने सभी पेन 9 पेन 2 रुपये की दर से बेच दिए। इन सब में उसे 30 रुपये का घाटा हुआ, तो बताओ कि कुल कितने पेन खरीदे गए थे या बेचे गए थे, उसके बारे में से पूछा गया है। पहला बात करते हैं साथियों, देखो जो 5 और 4 का जो एलसीएम आपने लिया है, 5 और 4 का एलसीएम आपके पास में यहाँ पर 20 आ जाता है। एक पेन के बारे में बात करें तो 20/5 बराबर 4 आ जाता है। दूसरा बात करते हैं, दूसरा आपको क्या बताना है? 4 पेन के हिसाब से, तो 4 पेन के 20/4 बराबर 5 आ जाता है। जो टोटल 40 पेनों की जो कीमत के बारे में अपन बात करें तो किस पर 4 + 5 बराबर आ जाता है कितना? 20 ये जुड़ जाएंगे, 20 ये जुड़ जाएंगे, 40 हो जाएगी। 40 का टोटल कितना आ गया साथियों? ये जाता है 9 रुपये। कितना आ गया? 9 रुपये आ गया। अब बात करते हैं, देखो अब यहाँ पर क्या करा है कि 9 पेन है वो 2 रुपये की दर से बेच रहा है, तो यहाँ पर SP बराबर अपन क्या निकाल सकते हैं? 80 बटा कितना बताना है साथियों? 80 बटा, मतलब कि डबल पेन हो जाते हैं ना वो, 80 डबल ये रुपये हो जाते हैं, तो यहाँ पर 80/9 आ जाता है, तो 8.89 रुपये आपको देखने को मिलेंगे। अब लॉस के बारे में अपन बात करें तो किस प्रकार का? CP माइनस का SP आ जाता है। CP कितना था आपके पास में? CP था मेरे पास में 9 रुपये था, और SP के बारे में बात करें तो 80/9 हम यहाँ पर निकाल कर आए, तो यहाँ पर 1/9 मेरे पास में निकल जाएगा। ये लॉस आ गया आपका। अब क्या बता रखा है? 30 रुपये में उसने बेचता है, तो 30 बटा आप क्या कर दोगे? 30/1/9 कर देना साथियों, तो 1/9 आपने किया तो यह आ जाता है 27, 270 आ गया। अब 270 के बारे में बात करें ना साथियों, तो 270 को आपको क्या करना है? 40 से मल्टीप्लाई करना है। ये 40 पेन वाले के बारे में कितने में खरीद रहा है उसके बारे में, खरीद कर बेचे थे उसके बारे में बात की गई है। तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाता है, ये आ जाता है 10,800 रुपये। नेक्स्ट बात करते हैं, एक बेईमान दुकानदार क्रय मूल्य पर
तो जो क्रय मूल्य का है वो 6 से ही 1/4% आने उठाता है। यदि 12.5% कम तोलता है तो बताओ उसका लाभ या फिर हानि परसेंट आपको बताना है। करना कुछ नहीं है, आपने 100 यूनिट मान ली। कितनी मानी साथियों? 100 यूनिट मानी। 100 के अंदर से आपने क्या कर दिया गया कि यहाँ पर इसको 100 घटा दो, किस में हानि जो हटा रहा है 6.5 से 1/4 को अपन लिख सकते हैं 25/4 लिख सकते हैं। तो कितना आएगा? 375/4 आ जाता है। उसी प्रकार से अपन बात करें, अगर आपसे वास्तविक पूछ ली ना जाए साथियों तो कितना बताना है आपको? 100 माइनस का जाता है 25/2 जो यहाँ पर बता रखा है ये वाला। तो माइनस का कितना आ जाएगा? 175/2 आ जाता है। ये वास्तविक है। कितना आ जाता है? वास्तविक आ जाता है। अब प्रॉफिट के बारे में बात करें तो हो जाता है कितना? 375 में से आप 375/4 माइनस का कितना बताना है? 175/2 बताना, तो 25/4 आ जाता है। अब आपको प्रॉफिट परसेंटेज बताना है साथियों। प्रॉफिट परसेंटेज को किस प्रकार से निकालोगे? तो 25 गुणा 2/4 गुणा 175 गुणा 100 आ जाता है। तो आपके पास 50/7 आएगा। और 50/7 है, इसको किस प्रकार से लिख सकते हो? 7 सही 1/7% है। यह आपकी क्या आ जाती है? लाभ आ जाता है साथियों। कितना आ जाता है? लाभ। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दिया गया कि 3 रुपये में 7 संतरे की दर से खरीदे जाते हैं। यदि प्रति सैकड़ा संतरे किस दर से बेचे जाएं जिसमें 33% का लाभ हो? 7 सीपी है साथियों, तो 3 आ जाता है। 1 के बारे में बात करें तो 3/7 आ जाता है। प्रॉफिट परसेंटेज बंदे ने दे रखा है 33% दे रखा है। तो 1 के बारे में अपन बात करें तो 3/7 और साथ में 1 प्लस का 33/100 निकालना है। तो आपके पास में आएगा 399/700 गुणा आ जाता है 100। जब इसको आप सोल्व करोगे ना साथियों तो यह कितना आ जाता है? 57 रुपये आएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि एक विक्रेता किसी वस्तु को 12% लाभ पर बेचता है। यदि वह 50 रुपये अधिक खरीद कर प्रारंभिक मूल्य पर बेचता है तो बताओ उसे 8% लाभ होता है। तो बताओ उसे ये वस्तु को प्रारंभिक कितने रुपए में खरीदी थी? सबसे पहले अपन मान लेते हैं साथियों कितना? अक्स मान लिया, उसमें 12% उसको लाभ हो रहा है तो कितना? 0.12 अक्स मान लिया। तो कितना आएगा साथियों? 1.12 अक्स आ गया। और कुछ नहीं करना। दूसरा बात करें तो वो 50 रुपये अधिक में खरीदता है तो अक्स प्लस 50 आ गया। इतना तो आपने कर लिया। तो इतना करने के बाद में क्या करोगे? 1.12 अक्स आपने निकाल रखा है, इधर आ जाता है अक्स प्लस का 50 और साथ में ही क्या निकाल रखा है यहाँ पर? 8% वाला जो है ना वो भी आ जाता है 0.08 इंटू आ जाता है अक्स प्लस का 50 आ जाता है साथियों। अब इसमें क्या करोगे? एक तरफ अपने अक्स की जो वैल्यू है वो रख लो। अक्स की जैसे वैल्यू रखोगे ना साथियों तो आपके पास में जो आएगा वो आएगा 3.04 अक्स बराबर आ जाता है 54। ठीक है। अब इतना करने के बाद में क्या करोगे? अक्स की जो वैल्यू निकालनी है तो 54/0.04 आपके पास में यहाँ पर बचता है। तो यहाँ पर जो बचेगा ना साथियों वो आएगा 1350 रुपये। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट दे रखा है कि एक व्यक्ति ने 1710 रुपये में 2 वस्तुएं बेची। पहली वस्तु 10% आने पर, दूसरी 25% लाभ पर बेची। कुल मिलाकर लाभ या पर हानि ज्ञात करो यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो। कुछ नहीं करना साथियों, पहले अपन बात करते हैं जो भी चीज़ दे रखी है उसी के बारे में। CP बराबर आ जाता है आपने 1 अक्स मान लिया आपने। ठीक है। दूसरी का जो है SP है वो आपने अक्स माना। इधर अपन बात करें तो जो पहली वस्तु है उसका SP कितना हो गया? 0.9x हो गया। दूसरे का जो CP के बारे में बात करें तो कितना बताना आपको? अक्स बटा 1.25 बताना है। तो कितना जाता है? 0.8 अक्स आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा साथियों। अब इसके अंदर से जो टोटल SP है उसको जोड़ दो आप, ये जोड़ दो और ये जोड़ दो। इसमें से कितना जाता है? 0.9x प्लस का अक्स आ जाता है। तो यहाँ पर कितना आएगा साथियों? 1.9 अक्स आ गया। और यहाँ पर दे रखा है 1710 रुपये में वो बेच रहा है, 1710 आ गया। अब 1710 में जो अक्स की वैल्यू निकालोगे तो वो 900 रुपये आएगी। कितने आएगी? 900 रुपये। यहाँ पर अक्स की वैल्यू आपके पास में 900 आ गई। अब क्या करोगे साथियों? अब आप निकाल सकते हो CP कॉस्ट प्राइस। तो अक्स प्लस का जाता है 0.8 अक्स आया आपने, तो ये आ जाता है 1.8 अक्स आपने यहाँ पर किया। और अक्स की जगह यहाँ पर क्या रख दो आप? 900 रख दो। तो 1.8 आ जाता है मल्टीप्लाई 900 आ जाता है। तो कितना आ गया? 1620 आ गया। अब 1620 यहाँ पर जैसे ही आया आपने क्या करना है साथियों? 1710 में से घटा देना है 1620 को। तो आपके पास में जो आंसर आएगा वो 90 रुपये आएगा। कितना आएगा? 90 रुपये। नेक्स्ट बात करते हैं।
नेक्स्ट आ जाता है कि एक विक्रेता दो वस्तुओं को 1200 रुपये में और पहली वस्तु को 8% लाभ पर, दूसरी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। यदि उसने कुल मिलाकर 12.5% लाभ हुआ तो पहली वस्तु कितने रुपए में खरीदी गई। कुछ नहीं करना साथियों, x प्लस वाई मान लो, x पहली वस्तु का और दूसरा y वस्तु का, टोटल आ जाता है 1200 रुपये। इक्वेशन नंबर इसको आप 1 दे दो। अब क्या कर रहा है कि एक पे परसेंटेज बढ़ा रहा है, एक पे कम कर रहा है। कुछ नहीं करना साथियों, इसमें से करना क्या है, 1.08x दे रखा है, 8% लाभ बता रहा है, ये x आ गया। दूसरे वाले पर कितना, 20% लाभ बता रहा है, तो 1.20 y आ जाता है। और इधर टोटल पर कितना है, 12.5% दे रखा है साथियों यहाँ पर, तो 1200 इंटू 1.125। ठीक है, अब करना क्या है आगे, आगे सीधी सी बात है, इसको सोल्व कर लेना आप। आपके पास में जब सोल्व करोगे तो 1.08x प्लस का 1.20y बराबर आ जाता है 1350 आता है। इसको इक्वेशन नंबर आप अपने 2 दे दो। इक्वेशन नंबर 1 और 2 का आप क्या कर सकते हो, कंपैरिजन करने के बाद में आपका जो मान आएगा वो 1750 आएगा। ठीक है, आंसर बात करते हैं नेक्स्ट। इसका याद रखना 750 आता है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल आ जाता है कि ए ने एक रेडियो खरीदा तथा उसकी मरम्मत पर 110 रुपये खर्च किए। अब ए ने बी को यह रेडियो 20% लाभ पर बेच दिया। बी ने इसे सी को 10% आने पर बेच दिया तथा सी ने इसे 10% लाभ पर डी को बेच दिया और 1188 रुपये में बेचा। तो ए ने कितने रुपए में खरीदा। सरल सा सवाल, ज़्यादा कोई खास है नहीं। इसको क्या करेंगे, पर उल्टा करेंगे, क्योंकि जो चीज़ दे रखी है उसी के बारे में। जैसे सी आ गया और डी आ गया। सी ने क्या कर रखा, 10% लाभ के बारे में बात की गई है। 10% को मैं क्या लिख सकता हूँ साथियों, 1/10 लिख सकता हूँ। तो सी का कितना है, 10 आ गया। तो इस डी का कितना आ गया, उसको 11 में बेच रहा है। अब कितने रुपए में बेचा, 1188 में बेचा साथियों। तो 1188 को किस प्रकार से निकाल सकते हो, 1188 को आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे कितने से, 108 से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो ये आ जाता है। 108 से बारे में बात करें तो कितना आ जाता है यहाँ पर, ये आ जाता है, इसने इतने रुपये में खरीदा, 1080 रुपये में। अब दूसरा अपन बात करते हैं किस बारे में, बी और सी के बारे में। बी और सी के बारे में बात करें ना साथियों, तो किस प्रकार से करके, यहाँ पर जाता है बी और यहाँ पर जाता है सी। इसको किस प्रकार से बता रहा है, यहाँ पर बता रहा है कि बी 10% आने पर बेच रहा है। तो 1/10 का मतलब क्या होता है, इधर इसने बचा 10 में, तो यहाँ पर आ जाता है 9। अब 9 को कितने प्रकार आ रहा है, 1080 आ रहा है साथियों। 1080 को किस प्रकार से मल्टीप्लाई करोगे, 12 से मल्टीप्लाई करोगे। तो 12 से इसको 12 में मल्टीप्लाई करेंगे ना अपने, तो ये आ जाता है 1200 रुपये आपका क्या कॉस्ट प्राइस। इसने इतने रुपए में खरीदा। अब जब 1200 रुपये में बी खरीद लेता है, अब क्या करते हैं, ए के बारे में अपन बात करते हैं साथियों। यहाँ पर ए आ गया, यहाँ पर बी आ गया। ए जैसे अपने पास में यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है 20% का लाभ। तो मान लो 100 रुपये था और 120 रुपये में इसने बेच दिया। अब यहाँ पर क्या 1200 रुपये दिखा रखा है जो इसमें ख़रीदा था बी ने, और इसका जो सेलिंग प्राइस अपने को बतानी है, तो यहाँ से 10 से मल्टीप्लाई किया तो यह आ जाता है। इसका जो सीपी है, एसपी आएगा, सॉरी, ए का एसपी कितना आएगा, 1000 रुपये आएगा। जबकि इसने पूछा गया है इसकी सीपी बताना है, मतलब तो कॉस्ट प्राइस बतानी है। तो कॉस्ट प्राइस बताने के लिए आप क्या करोगे, लाभ कितने रुपये का हो रहा है, वो खर्च है उसको भी घटा दो आप। 1000 रुपये हैं, 1000 के अंदर से आपको क्या घटाना है, 110 घटाना है। 110 घटाओगे तो आपके पास में आंसर बचेगा ना साथियों, वो 890 बचेगा। ऑप्शन नंबर आपका ये 4th सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, किसी वस्तु को 2700 रुपये में बेचने पर हुई हानि 3600 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ की दुगुनी है। तो वस्तु का अपने को क्रय मूल्य बताना है। किस प्रकार से अपन कॉन्सेप्ट करेंगे, मान लिया अक्स आपका क्या है, सीपी मान लिया। ठीक है, क्या माना, अक्स आपने सीपी मान लिया जाता है। अब क्या होता है, 2700 रुपये है, 2700 रुपये बराबर आ जाता है अक्स माइनस का 2700 रुपये। ठीक है, दूसरा बात की गई है कि 3600 रुपये में यहाँ पर बताया गया कि न्यू ईयर 3600 में बेचने पर उसको प्राप्त दोगुना लाभ हो जाता है। तो कॉन्सेप्ट क्या प्रकार हो गए, यहाँ पर तो ये आ जाता है और इसके इक्वल आपने क्या रख दिया, 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 3600 माइनस का अक्स रख दिया गया। यहाँ पर जो अक्स की वैल्यू आएगी वो 3x बराबर आपके पास में आएगा 9900 आएगा, और अक्स की वैल्यू जो आप निकालोगे तो आपके पास में आएगा 3300 रुपये। कितना आएगा, 3300 रुपये आएगा। ऑप्शन नंबर पहला आपका सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, यदि किसी सामान के 3/4 भाग को 16% भाग पर बेचा जाता है तथा 1/6 भाग को 18% लाभ पर बेचा जाता है, शेष को 60% लाभ पर बेचा जाता है, तो कुल
प्राप्त लाभ 67 रुपये होता है। तो किस प्रकार से अपने को ज्ञात करना है। देखो 3/4 अपने कुल मात्रा मान ली कि अक्स मान ली, कितनी मानी साथियों, अक्स मान ली जाती है। तो 3/4 अक्स आ जाता है जो यहाँ पर दे रखा है। और यहाँ पर बात करें तो ये 16% दे रखा है। दूसरा 1/6 का कितना दे रखा है, 18% दे रखा है। शेष के बारे में बात करें तो इसमें से घटाओगे ना तो कितना आएगा साथियों, वो आ जाता है 1/12 अक्स बचता है। क्योंकि इसको घटाना है साथियों, ये इसके अंदर से घटाना है अक्स के अंदर से, ठीक है। 1/12 अक्स आपके पास में आ जाता है। तो इसके अंदर क्या है, 60% लाभ के ऊपर बेच दिया जाता है और 67 रुपये उसको मिलता है। कितना मिलता है, 67 रुपये उसको मिलता है। तो अपन इसको किस प्रकार से करें, पहले वाले का अपन 60%, दूसरे वाले का 18% और तीसरे वाले का 60% देकर आप इसको सोल्व कर सकते हैं। जैसे अपने माना कि 3/4 आपके पास में दे रखा है, 3/4 अक्स आ गया और इसका पॉइंट 16% आपके पास में दे रखा है। प्लस का 1/6 है, उसका क्या दे रखा है आपको, अक्स दे रखा है। अक्स का 18% आपके पास में प्रॉफिट दे रखा है। दूसरा बात करें 1/12 है, अक्स आ जाता है और उसका पॉइंट 60 मतलब कि 60% उसने लाभ दे रखा है। और इसका जो टोटल कितने में बेच रहा है, 67 रुपये में बेच रहा है। जब इसको आप सोल्व करोगे ना साथियों तो सी बराबर आपके पास में आएगा 67 बटा कितना आएगा, 0.20 आएगा। तो 335 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल आ जाता है कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं का मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि 12.5% बट्टा देकर भी 20% लाभ कमाता है। अगर उसका क्रय मूल्य 1400 रुपये तो MRP ज्ञात करनी है। अरे MRP क्या होती है, जो टेग प्राइस होती है उसको कहा जाता है MRP। MRP आपने अक्स मान ली, कुछ नहीं करना, 12% 12.5% आपने छूट दे रहा है वो, तो अक्स माइनस का कितना आ गया, 0.125 अक्स आ गया। तो कितना आ गया, 0.875 अक्स आपके पास में यहाँ पर निकल कर आ जाता है। और CP आपके पास में कितना दे रखा है, 1400 रुपये दे रखा है। 1400 रुपये जैसे आपके पास में दे रखा है तो इसका कितना निकालना आपने को, 20.20%, ठीक है। या फिर 20% लाभ दे रखा है तो इसका आएगा 280 रुपये। 280 रुपये आपने जैसे ही निकाला तो SP बराबर क्या होता है, CP प्लस का प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पर 1400 तो पहले से ही था, 1400 के साथ में आपने जोड़ दिया 280, तो आपके पास में जो SP आया वो आया 1680 रुपये। कितना आया साथियों, 1680 रुपये आया। अब 1680 के बारे में अपन बात करें, डिस्कस करें, तो ये कितना था, यहाँ पर था 0.875 अक्स आ गया। 875 अक्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर 1680 पहले से था। अक्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर कितना जाता है साथियों, 1680 बटा यहाँ पर क्या निकालना है, 0.875। 875 को जब सॉल्व करोगे तो आपके पास में आएगा 1920 रुपये। ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा आपका, ये पहले वाला सही रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ चुका होगा। नहीं आया तो कमेंट कर देना, मैं दोबारा से आपको जो भी आपको समझ में नहीं आता है उसका सॉल्यूशन करवा दूंगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत यदि 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल है तो उसको दिए जाने वाले उपलब्धियां और भत्ते राष्ट्रपति द्वारा तय मानकों के अनुसार राज्य मिलकर प्रदान करेंगे। तो ये किस में आ जाता है साथियों, याद रखना, ये आता है 158(3) क के अंदर से। अगर बात करें 158(1) में क्या जाता है, राज्यपाल है वो संसद या फिर विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा, ये बात इसमें बताई गई है। दूसरा बात करें अनुच्छेद 158(2) के बारे में, तो 158(2) क्या कहता है कि राज्यपाल होता है वो किसी भी लाभ के पद पर नहीं रह सकता। 158(3) के बारे में बात करें तो जो राज्यपाल की जो पद और शर्तों के बारे में बात की गई है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, निम्न में से न्यूनतम कार्यकाल वाले राज्यपाल रहे तो कौन नाम बताता है, दरबारा सिंह आ जाता है। किनका, दरबारा सिंह का। अब दरबारा सिंह का जो कार्यकाल रहता है ना साथियों, वो 23 दिन का रहता है। कितना रहता है, 23 दिन का। अगर आपसे ये पूछ लिया जाता है ये स्थायी राज्यपाल थे। अगर अतिरिक्त कार्यभार वाले राज्यपाल आ जाते हैं जिनका कार्यकाल 7 दिन का रहता है, उनका नाम था TB राजेश्वर। और ये भी पूछ लिया कि कार्यवाहक राज्यपाल का जो कार्यकाल है वो सबसे कम जो न्यूनतम कार्यकाल था वो था मिलाप चंद जैन का, लगभग 10 दिन का। सरदार गुरुमुख निहाल सिंह का जो कार्यकाल है वो सबसे लंबा कार्यकाल माना जाता है राज्यपालों के अंदर से, राजस्थान के अंदर से। तो इनका जो कार्यकाल होता है 1 नवंबर से स्टार्ट होता है। 1 नवंबर 1956 को ये कार्यभार संभालते हैं, लेकिन पहले इनको कार्यकाल मतलब कि राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जाता है। लेकिन जो इसका स्टार्टिंग होती है वो 1 नवंबर 1956 से स्टार्ट होती है। और कब तक चलती है, ये चलती है साथियों 15 अप्रैल तक। 15 अप्रैल कब तक बतानी है आपको, ये बतानी है 1962 तक बतानी है। सबसे लंबा कार्यकाल इनका माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कि अनुच्छेद 192 के तहत राज्यपाल खालिस्तान की राय से राज्य विधानमंडल के किसी भी सदस्य को अयोग्यता का निर्धारण करता है तो किसकी सहायता से करेगा, राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग से। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट आ जाता है कि राष्ट्रपति के ऐसे राज्यपाल जो लोकसभा अध्यक्ष भी रहे तो कौन आ जाते हैं, एक तो आ जाता है कौन, हुकम सिंह आ जाता है। और दूसरा बात करें तो बलीराम भगत आ जाता है। ऑप्शन नंबर 2 और 4 आपका सही रहेगा।
नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। राज्यपाल को मृत्युदंड के मामले में परिविलंब की शक्ति प्राप्त नहीं है। दूसरा बात की गई है कि राज्यपाल को क्षमादान शक्तियों का उल्लेख अनुच्छेद 161 में किया गया है और इसमें से पूछा गया कि उपयुक्त सत्य कथन का पहचानना है। देखो, अगर कोई मृत्यु दंड से कोई संबंधित कोई मामला आता है तो उसमें राज्यपाल का कोई लेना देना नहीं है, सारा का सारा काम राष्ट्रपति के पास में चला जाता है क्षमादान की शक्तियों के बारे में। तो ये बात यहाँ पर गलत आ जाती है। तो अपने पास में ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा? केवल सेकंड सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान विधानसभा को विघटित खालिस्तान कर सकता है तो कौन कर सकता है? राज्यपाल कर सकता है, केवल बनाता भी यही है पर विघटित भी यही कर सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में असत्य कथन बताना है। असत्य कथन के बारे में बात करें तो प्रथम विधानसभा चुनाव में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या 140 थी, ठीक बात आ जाती है। प्रथम विधानसभा में 7 सदस्य निर्विरोध चुने गए, ये बात भी ठीक आ जाती है। राजस्थान विधानसभा में प्रथम महिला सदस्य कमला बेनीवाल थी, कमला बेनीवाल नहीं थी साथियों, कौन थी? सुमित्रा सिंह, सुमित्रा सिंह, और ये अपने झुंझुनू की तरफ के ही हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका गलत आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आ जाता है कि विधानसभा अध्यक्ष को पद से हटाने हेतु विधानसभा में कुल सदस्य संख्या के कितने सदस्यों का अनुमोदन करने पर प्रस्ताव को अनुमति दी जाती है? तो 1/5 याद रखना है बस। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान विधानसभा में ऐसे अध्यक्ष जो उपाध्यक्ष और प्रोटेम स्पीकर भी रहे, तो नाम याद रखना, पूनम चंद बिश्नोई है। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान विधानसभा की वित्तीय समितियों के बारे में आपको विचार करना है। देखो कौन कौन सी हैं, और पहला कथन आ जाता है कि 3 वित्त समितियां हैं। भाई साहब 3 वित्त समितियां नहीं हैं, 4 हैं। कितनी हैं साथियों? 4 वित्त समितियां आपको देखने को मिलेंगी। दूसरा, प्रत्येक समिति में 15 सदस्य होते हैं, ठीक बात है। समिति के सभापति विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ये बात भी सही है। और समितियां अपना प्रतिवेदन विधानसभा में प्रस्तुत करती हैं, बात भी सही है। BCD आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने की शक्ति किसमें निहित होती है? तो ये राष्ट्रपति के पास में होती है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के बाद में राजस्थान उच्चतम न्यायालय की जयपुर पीठ कब पुनः स्थापित की गई? तो आपको याद रखना है 31 जनवरी 1977। नेक्स्ट बात करते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय के एक अभिलेख न्यायालय होता है? तो कौन सा होता है? अनुच्छेद 215 होता है। अनुच्छेद 225 के बारे में बात करें तो उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकारों को संरक्षित करता है, ये बात कही गई है। अनुच्छेद 226 के बारे में बात करें तो उच्चतम न्यायालय है उसके अंदर से जो रीट जारी करने का अधिकार है वो आ जाता है। अनुच्छेद 220 के बारे में बात करें तो क्या जाता है साथियों? उच्चतम न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश बनने के बाद में वे सर्वोच्च न्यायालय या फिर दूसरे उच्चतम न्यायालय के अलावा किसी भी न्यायालय या फिर प्राधिकारी के मामले में दलील नहीं दे सकते, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा दायित्व जिला कलेक्टर का दंडनायक शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता? तो कौन सा नहीं आता? जिला महिला सहायता समिति की अध्यक्षता करना, ये नहीं आता, और सारे आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में हुए परिवर्तन थे। सरकार की पारदर्शिता, ये बात भी ठीक है। सरकार का उत्तरदायित्व भी ठीक है। महिला सशक्तिकरण भी ठीक है। और जनतंत्र की मजबूती, ये भी ठीक है। ऑप्शन नंबर आपके सारे के सारे ABCD सही रहेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आ जाता है कि जिला कलेक्टर के संदर्भ में सत्य कथन बताना है। पहला कथन किया जाता है साथियों, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुसार जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकारी का अध्यक्ष होता है, ठीक बात है। जिले के प्रमुख जनगणना अधिकारी के रूप में भी कार्य करता है, ठीक बात आ जाती है। तो ऑप्शन नंबर पहला दूसरा दोनों सही रहेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 में पूर्व संविधान में प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था की गई है थी, ये बात यहाँ पर गलत आ जाती है। जो 7वां अमेंडमेंट होता है, संविधान संशोधन होता है 1956 के अंदर से, तो इसमें बात की गई थी कि राज्यों के पुनर्गठन की बात की गई थी। तो यहाँ पर लिख सकते हो राज्यों के पुनर्गठन की बात हुई किसमें? 7वां संविधान संशोधन में। दूसरा बात करें, राज्य विधानसभा विधि द्वारा उच्चतम न्यायालय की आधिकारिकता का विस्तार अपवर्जन कर सकती है, तो ये बात यहाँ पर सही आती है। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही रहेगा साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, राजस्थान विधानसभा आम चुनाव 2023 के संबंध में निम्न कथनों पर अपने को विचार करना है। पहला बात करते हैं कि 16वीं विधानसभा आम चुनाव 2023 में
कुल 183 महिला प्रत्याशी थी, जो अब तक के हुए विधानसभा चुनाव में सर्वाधिक थी। ये बात यहाँ पर गलत आ जाती है। क्यों आती है साथियों? क्योंकि 2018 के अंदर से जो चुनाव हुए थे तो उस समय थी 189। ऑप्शन नंबर यहाँ पर गलत हो जाता है। दूसरा बात करते हैं, इस चुनाव में भारत आदिवासी पार्टी बाप BAP, ठीक है, बाप आदिवासी पार्टी 2.36% वोट शेयर प्राप्त करने वाली दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी। ये दूसरी नहीं है साथियों, तीसरी है। कौन सी है? तीसरी। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो न तो पहला और न ही दूसरा रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर अथवा अन्य अधिकारों का उल्लंघन होने की दशा में किस अनुच्छेद के तहत रीट जारी कर सकता है? तो इसका जो सही आंसर रहेगा ना साथियों, वो अनुच्छेद 226 रहेगा। आगे बात करें आर्टिकल 215 में। आर्टिकल 215 कहता है कि प्रत्येक उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति अन्य न्यायाधीश होंगे। ठीक है, अनुच्छेद 224(2) के बारे में बात करें, यदि उच्चतम न्यायालय का कोई मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर अनुपस्थित या फिर किसी अन्य कारणवश अपने कर्तव्यों का पालन करने में क्या करता है? असमर्थ रहता है, तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की परामर्श से किसी भी योग्य व्यक्ति को उस पद के लिए नियुक्त कर सकता है। ठीक है, और एक और बच जाता है, कौन सा? अनुच्छेद 222। अनुच्छेद 222 ये बताता है कि राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीशों की परामर्श के बाद में किसी भी न्यायाधीश को भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर एक उच्चतम न्यायालय से दूसरे उच्चतम न्यायालय में क्या कर सकता है? ट्रांसफ़र कर सकता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ चुका होगा। अपना जो राइट आंसर है वो ये रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से नीति निर्माण के अंग हैं। नीति निर्माण के जो अंग आते हैं, दबाव समूह, विधानमंडल और प्रशासनिक इकाइयाँ, तीनों आते हैं साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से लोक नीति के प्रमुख लक्षणों की में शामिल नहीं है, तो कौन सा नहीं है? यह सदैव सकारात्मक होती है। ये बात यहाँ पर गलत आती है। नेक्स्ट बात करते हैं, राज्यपाल को प्राप्त निषेधाधिकार वीटो शक्ति में शामिल है। देखो, जो वीटो शक्ति का जो पावर है राज्यपाल की विधायी शक्ति के अंदर शामिल होता है, और राज्यपाल को अत्यंतकारी वीटो, निलंबनकारी वीटो और जब भी वीटो है, तीनों वीटो प्राप्त होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, नेक्स्ट कौन सा आ गया? 121 तक हो गया, 117 हो गए, 118। निम्न में से कौन सी लोकोक्ति नहीं है? तो कौन सी लोकोक्ति नहीं है? आपत्ति काले मर्यादा नास्ति, ये कोई लोकोक्ति नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, तुम डाल डाल हम पात पात लोकोक्ति का सही अर्थ आ जाता है, तो एक दूसरे से अधिक चालाक होना, ये बात यहाँ पर कही है। नेक्स्ट बात करते हैं, किस लोकोक्ति का अर्थ गलत है? तो कौन से कहना जाता है? दूध का दूध, पानी का पानी, सही न्याय करना होता है। यहाँ पर बात की गई कि सही न्याय नहीं करना, ये बात यहाँ पर गलत आती है। बिल्ली के गले में घंटी बांधना, लोकाकृति का अर्थ होता है कि कठिन कार्य संपन्न करना। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से नैसर्गिक के विलोम शब्द हैं, तो कृत्रिम आ जाता है। नैसर्गिक का मतलब होता है प्राकृतिक, क्या होता है? प्राकृतिक होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से असंगत युग्म का चयन करना। आपको असंगत के बारे में बात करें तो यहाँ पर बताया गया है पतन। पतन का विलोम शब्द बारे में बात की गई है, विपतन बात की गई, तो विपतन नहीं होता। पतन का जो विलोम शब्द होता है ना साथियों, वो होता है उत्थान। क्या होता है? उत्थान होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से असंगत युग्म का चयन करना है। निर्वयन, नत का उन्नत आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा बात करते हैं निर्वयन। निर्वयन का मतलब क्या होता है? इसको बोल सकते हो अवयनी, या फिर बोल सकते हो मूर्त। ठीक है, ये अवयन नहीं होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, ऋजु का विलोम शब्द है, ऋजु का होता है वक्र। नेक्स्ट बात करते हैं, कु उपसर्ग नहीं है, तो कु उपसर्ग किस में नहीं है? कुशल में नहीं है साथियों, कुशल में। ठीक है, दूसरा बात करते हैं, उपसर्ग रहित शब्द है, तो उपसर्ग रहित जो शब्द आ जाता है वो सुरेश आ जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आता है संकर्षण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो कौन सा आता है? याद रखना, सम आ जाता है, सम। नेक्स्ट बात करते हैं, ओ उपसर्ग का प्रयोग जिस शब्द में नहीं हुआ है वो कौन सा है? तो ओ का औरत में नहीं हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं, इनमें से किस शब्द में अक प्रत्यय नहीं है? तो अक प्रत्यय किस में नहीं है? बालक में कोई प्रत्यय नहीं है, अक प्रत्यय। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, किस शब्द में लय प्रत्यय है? तो श्यामल्य में लय प्रत्यय आपको देखने को मिलेगा साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक
प्रत्यय असंगत है, तो कौन सा नहीं है? लुटेरा, लुटेरा वाला नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, किस शब्द में आले प्रत्यय नहीं है? तो तिरपाल में नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आता है कि मैन्युस्क्रिप्ट शब्द का अर्थ आपसे बात की गई है, तो पांडुलिपि होता है। क्या होता है? पांडुलिपि। प्रश्नांकन के बारे में बात करें तो प्रश्नांकन क्या क्या मतलब होता है? तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो एंडोर्समेंट रहेगा। अब इन तीनों के बारे में थोड़ा सा और बता देता हूँ। इसका मतलब क्या होता है? अध्यादेश होता है। क्या होता है साथियों? अध्यादेश होता है। दूसरा बात करें तो इसका होता है अपहरण होता है, ठीक है। और इसके बारे में बात करें तो इसका होता है प्रयास। प्रयास ना होकर यहाँ पर होता है प्रवास, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आ जाता है साथियों पीरियोडिकल। पीरियोडिकल का मतलब होता है अवधि। क्या होता है? अवधि होता है। नेक्स्ट आता है ट्रांसपोजिशन। ट्रांसपोजिशन का मतलब होता है उल्टना, पक्षांतरण करना, स्थान विनियमन करना, सारे के सारे होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अपन इडियम फ्रेजेस के बारे में। पहला आ जाता है मूट पॉइंट। मूट पॉइंट का मतलब क्या होता है साथियों? इसको कहते हैं ए पॉइंट, ए डिटेबल पॉइंट इसको कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आ जाता है एट 6 और 7, मतलब कि अस्त व्यस्त होना, ठीक है। तो इसका अंदर से कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर पहला आपका सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं टू गेट इन टू हॉट वाटर, मतलब कि समस्या में पड़ जाना। जैसे आपका हाथ होता है, हाथ क्या करता है? गर्म पानी में चला जाता है, तो एक समस्या में पड़ जाते हो। तो इसके अंदर से क्या होता है साथियों? इसका जो सही आंसर रहेगा एक टू गेट इन टू ए ट्रबल, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आता है किथ और किन। किथ और किन का मतलब होता है मित्र और रिश्तेदार, तो इसको बोल सकते हैं अपन नियर रिलेटिव्स बोल सकते हो। नेक्स्ट आता है साथियों स्टील टू मार्च ऑन, मतलब क्या होता है? उनके ऊपर बढ़त हासिल करना, तो इसका सही आंसर रहेगा टू गेन ऑन एडवांटेज। नेक्स्ट आ जाता है मीट वंस वाटरलू, मतलब क्या होता है कि अंतिम और विनाशकारी हार का अनुभव करना, तो क्या होता है? टू फेस फाइनल डिफीट, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आ जाता है कि टू फ्लोग ए डेड हॉर्स, मतलब कि मरे हुए घोड़े के ऊपर कोड़े मारना, तो यह आ जाता है इसका सही आंसर रहेगा टू मेक अनलेस इफेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आ जाता है कि गिफ्ट ऑफ गैब, मतलब कि जैसे अपन किसी चीज़ को अपन क्या करते हैं कि बोलने की कला होती है गैब गैब, तो उसको क्या कहते हैं? एबिलिटी ऑफ स्पीक, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं एक पैसेज दिया गया है, इस पैसेज के अंदर से आप पढ़ लेना, आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। इसमें जो पहला आंसर आ जाता है, इसमें से इसका जो सही आंसर रहेगा वो ये रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों सेकंड वाले में बात करें तो सेकंड वाला जो 147 का है, इसका जो सही आंसर रहेगा ये रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात की गई है कि ओवर वर्क मिरेकल्स का, मतलब कि यहाँ पर बात की गई कि बिकॉज दे आर ओवर यूज्ड। नेक्स्ट पूछा गया कि व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ ए ट्रिवियल। ट्रिवियल का मतलब क्या होता है? मामूली होता है। क्या होता है साथियों? मामूली होता है। इसको बोल सकते हैं अपन इनसिग्निफिकेंट कहा जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं लास्ट एक्सेस। एक्सेस का मतलब होता है पहुंच। क्या होता है? पहुंच। तो इसका जो सिनोनिम पूछा गया तो याद रखना इसका जो होगा वो रीच होगा। इसी के साथ में आपका जो माइनर 3 है ना, उसका कंप्लीट एनालिसिस अपने देख लिया। गाइस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।